अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, रहनुमाओं के पास आखिरी मौका है। ये बात बार बार पाकिस्तान की तारीख में कही गई है कि जी पाकिस्तान की मईशत को अब यहाँ से बेहतर करना है। पाकिस्तान ने बहुत सारे मौके ज़ाया किए हैं, खित्ते के ममालिक आगे निकल गए हैं, मगर हम बार बार ये बात करते हैं और बार बार मौका ज़ाया कर देते हैं। मगर इस बार ये बात वाक़तन हो रही है कि ये आखिरी मौका है। इसके बाद शायद मौका नहीं आएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें पाकिस्तान को बार बार लाइफ लाइन मिली है, मुतादिद IMF के प्रोग्राम्स हैं, मगर अब ये तकरीबन जो इकोनॉमिस्ट हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिशियंस हो, सबकी राय है कि यहाँ से अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो मईशत को सही करना पड़ेगा, कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी हो सकती है, जिसका बोझ अवाम पर भी आ सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में अवाम का फ़ायदा होगा अगर वो फैसले हम करेंगे। लॉन्ग टर्म में मुल्क का फ़ायदा होगा। इस तरीके से मुल्क चल नहीं सकता कि 24 करोड़ अवाम का मुल्क हो और उसकी अगर 50 अरब डॉलर 60 अरब डॉलर की दरामदाद हो तो मुल्क में इकॉनमी हीटअप करना शुरू हो जाए, क्योंकि बरामदाद बहुत ज़्यादा कम है, खित्ते के ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है। टैक्स टू GDP खित्ते के ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है। बांग्लादेश हमसे आगे है, भारत हमसे आगे है। तो किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करना है, इस पर बात करेंगे हम आज। और एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद नासिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HBL, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही जफर मसूद साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के। जफर मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। जितने मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में उन सब में एक एक्सपीरियंस है आरिफ हबीब साहब का, उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ पीर साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, MD हैं सिस्टम्स लिमिटेड के। IT के ज़रिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बार बार बात होती है। वो कंपनी है जिसने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मगर क्या पाकिस्तान वहाँ पहुँच सकता है जिसका दावा किया जाता है? आसिफ पीर साहब से बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाद बशीर साहब, आप डायरेक्टर हैं गुल अहमद टेक्सटाइल के। गुल अहमद एक जाना पहचाना नाम है, उनसे जानेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से और दीगर जो मामला थे मईशत के वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली हसनैन साहब, अब माहिर मईशत हैं, प्रोफेसर हैं लम्स में, तो उनसे हम जानेंगे। पहले भी वो अपनी राय बता चुके हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो किस तरीके से आगे मामला चल सकते हैं, अब उन्हें क्या नज़र आता है, क्या फैसले होने चाहिए, ये बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। मोहम्मद सुहेल साहब का भी जो मौक़िफ़ है वो आप सुनते रहते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अली तब्बा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लकी सीमेंट के। पाकिस्तान की मईशत की बात हो रही है और पाकिस्तान की मईशत हो या पाकिस्तान का कोई भी शोबा हो, उसमें ख़वातीन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। और हमारे पैनल में इस पर कोई खातून नहीं है, तो इससे पहले कि ये सवाल उठे कि कोई खातून क्यों नहीं है, हमने दावत दी थी डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। इसके अलावा सीमा कामिल साहिबा को जो कि साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। माहिर मईशत माहिर रहमान साहिबा को हमने दावत दी थी। साबिक एडवाइज़र ऑन फाइनेंस डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा को हमने दावत दी थी, मगर इनमें से कोई भी अपनी मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सका है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए जो हमारे पास पैनल है वो तमाम मर्द हजरात का आज पैनल है। मोहम्मद नासिर सलीम साहब, दायरे बहुत सारे मसाइल हैं और एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि एक लंबी ट्रांसमिशन है नाजरीन के लिए और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ सामने आए, क्योंकि मुख्तलिफ जो बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं, कि पाकिस्तान में एक फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान को करनी है, क्योंकि जो लॉस मेकिंग इदारे हैं, जब आप एक इंट्रो में प्रोमो देख रहे थे तो उससे पता चलता है कि अगर वहाँ से भी हम पैसे बचा लें तो कितने सारे पैसे वहाँ पर खर्च करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप ये बताइए ना कि जो स्टेट के रेट है उसको इन्फोर्स के बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं? यही रिटेलर, यही ट्रेडर क्या दुबई में जाके कह सकता है मैं शटर डाउन कर दूंगा अगर हुकूमत ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया है, मैं नहीं रजिस्टर कराता, मुझे रजिस्टर करा के दिखाओ? या फिर ये हो सकता है जो शब्बर जी साहब बताते थे कि जी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने गया तो एक पॉलिटिशियन आ गया, उसने कहा बेटा तेरे बस की बात नहीं है, तू लगा के दिखा। जब रियल एस्टेट पर गया तो बाजवा साहब आ गए, बाजवा साहब ने कहा कि हमारे तो DHA का काम ही इससे चलता है, ये आप क्या करने लगे कि प्रॉपर्टी रीवैल्यूएट करने लगे उसकी जो वैल्यूज़ हैं। स्मगलिंग दरमियान में बंद हुई थी, अभी एज ऑफ नाउ अप्रैल के महीने में हालांकि गंदम की कटाई होती है, डीजल की ऑफटेक ज़्यादा होती है, नहीं है, हमें PDL का लॉस होगा क्योंकि फिर ईरान से स्मगलिंग हो रही है, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है, रिफाइनरीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो रियासत की रेट मुख्तलिफ एरियाज में इन्फोर्स के बगैर चल सकते हैं हम आगे? जी, आई थिंक एक बात तो मैं सिर्फ ये सबमिट करना चाहूँगा कि जब हम टैक्स टू GDP रेशो की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एप्पल टू एप्पल जो है वो देखना चाहिए। एक तो ये है कि हमारे यहाँ 20% ऑफ अवर GDP जो है वो टैक्स फ्री है, एग्रीकल्चर जो है, तो हम जो 80% ऑफ GDP पे हम ये 9% को कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 11%। 20% एग्रीकल्चर हो गया, 17% रिटेलर हो गया, 37% बाहर हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना उसका सारा रिकन्सिलिएशन, तो उसको तो आप
रिटेलर पे तो टैक्स है ना, कलेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जिस पर टैक्स नहीं है, यानी टैक्स नहीं है ना, एग्रीकल्चर पे तो जो है वो टैक्स नहीं है, और आपके उस पर वो प्रोविंशियल है। और हमारा दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि हम जो कंपेयर करते हैं इंडिया से, जो फेडरल टैक्स टू जीडीपी है उसको कैलकुलेट करते हैं, उनका जो है वो प्रोविंसेस और उनके स्टेट शामिल हैं, तो वो शामिल करके करते हैं। तो जब हम इनको शामिल करेंगे तो हमारा रेट जो है वो कंपेरेबल बेहतर हो जाएगा। शायद बहुत बेहतर नहीं होगा, क्योंकि दो चीज़ों बहुत बेहतर नहीं होगा के बाद, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद रेट इज विद द प्रोविंसेस इन दिस कंबाइंड फेडरल रेट इज 7.5। उसको जो है जो प्रोविंसेस पर जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन उसका प्रेशर नहीं है उस तरीके से। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये आपको होगा कि हमारे यहाँ टैक्स रेट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी काफ़ी हाई हैं। देखें ना, आपने ये बात की थी, ज़ियाद ने शायद बात की थी कि इंडस्ट्री पे जो है इतना टैक्स है, तो आज अगर हम जो है कॉर्पोरेट टैक्स है 29%, सुपर टैक्स 10%, फिर डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड टैक्स पर सुपर टैक्स लगाएं तो हम 60% तक जो है वो पहुंच जाते। फिर रियल एस्टेट की जो है वो हम बात करते हैं, तो रियल एस्टेट के दो हिस्से हैं, एक तो प्लॉट इन्वेस्टमेंट है और एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट है। तो अगर इसको दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे तो जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से ज़्यादा टैक्स दे रही है, उसके टैक्स रेट जो है उससे ज़्यादा है। जहां ट्रेडर्स के ऊपर है वो टैक्स है लेकिन उसका रिकवरी का इशू है। तो मतलब ये है कि ये बहुत क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल जो है वो ये हुआ कि हमें एडिशनल रेवेन्यू चाहिए, सारे का सारा उन्होंने जो है वो लोड कर दिया सुपर टैक्स वगैरह लगा के, जो लोग पहले से ही जो है वो टैक्स दे रहे थे। तो उसकी क्लियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिर लीकेजेस की बात हुई, शायद जफर साहब ने लीकेजेस की बात, आसान सी बातें सामने, ये फाटा जो है, फाटा 100 अरब रुपये का जो है वो टैक्स वहाँ जो है वो टैक्स एवेजन हो रहा है। मतलब ये है कि वो उसके नाम से लेते हैं लेकिन सारा पाकिस्तानी मार्केट में माल जो है वो बेच रहे। सिर्फ स्टील में हमारा एक जो है फ्लैट स्टील है 20 अरब रुपए का जो है वहाँ लीकेज है। तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है पॉलिटिशियंस को कि जो उसको जो है वो ठीक करे। इसी तरह म्यूचुअल फंड में जो मनी मार्केट फंड इतना फ्लरिश कर रहे हैं वो टैक्स आर्बिट्राज है, उसके अंदर टैक्स आर्बिट्राज है कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है डायरेक्ट करेंगे तो आपको 29% है, और अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए करें तो 15% टैक्स है। तो ये जो 14% का है ये नज़र नहीं आ रहा है इसको कि जो है इसको हम किस तरीके से जो है प्लग करें। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। फिर ये ट्रेडर्स की बात होती है, तो ट्रेडर्स जो है उनका जीडीपी में जो है वो शेयर है 18% और उनका टैक्स है सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन। तो वो भी इन्फोर्समेंट का मामला है ना, उसमें रिकवरी का जो है वो मामला है। तो वो चीज़ों की ज़रूरत है। होता ये है कि अगर हम ये बात करते हैं तो उसमें और टैक्स जो है लो, बल्कि मैंने तो अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे उनको मैंने कहा आप जो अगर चाहते हैं पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की तरफ देखें पाकिस्तान में 3 बड़ी नेगेटिव चीज़ हैं। एक एनर्जी कॉस्ट जो है वो रीजन से बहुत ज़्यादा है, नंबर 2 हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो रीजन से बहुत ज़्यादा है, और हमारा टैक्स रेट जो है रीजन से बहुत ज़्यादा। तो अगर ये 3 चीज़ें होंगी ज़्यादा तो क्यों कोई इन्वेस्टर पागल हुआ है जो यहाँ आएगा और वो कंपेयर करेगा। तो इवन लोकल इन्वेस्टर्स भी जो है नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर इसको ठीक। तो मैंने ये कहा कि आप इसको जो है सुपर टैक्स को कम से कम 5% कम करें। 450 बिलियन रुपीस जो है उससे कलेक्ट होते हैं सुपर टैक्स में, आप आधे जो है वो गिव अप कीजिए, एक्टिविटी बढ़ेगी। फिर दूसरा, टैक्स रेट से रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है एक्टिविटी बढ़ाने से बढ़ता है। तो एक्टिविटी आप बढ़ाएं, कॉम्पिटिटिव करें बिजनेसेस को, ताकि ज़्यादा अभी आजकल जो हाई इंटरेस्ट रेट में शाहजेब भाई ये हमारा सीमेंट जो 30% हमारा कैपेसिटी का नहीं बिकता है यहाँ, और इधर जो है पिछले दिनों जो है वो जो कंसेशनल जो है वो टैक्स स्कीम आई थी, तो उन्होंने क्या उसको सीमेंट में जो है वो एक्सपेंशन के लिए फर्दर जो है वो जो है ये लोन दे दिया गया था 2-3% पे। तो अब खाली आके यहाँ लग के वो मशीन जो है लोहे खाली यहाँ पड़े हुए। टर्फ की बात कर रहे हैं जी? हाँ, टर्फ की मैं बात कर रहा हूं। टर्फ के अंदर जाहिर ये तनकीद होती है कि टर्फ में ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको पोजीशन किया जा सकता था कि आप टेक्सटाइल में भी स्पिनिंग को ना देते, मजबूर करते कि वैल्यू एडेड की तरफ जाए, जिसकी बात में जाहिर उस बात करना चाहिए था टर्फ में आपको ओनली फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, दैट्स इट। और एक्सपोर्ट में भी वैल्यू एडेड की तरफ जी, वो किनारे के ऊपर देखिए। फिलहाल तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है,
अब वो बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है, आई गेस वो आपने शायद करंट अकाउंट में बात किया हुआ, तो उस पे हम बात करें। मैं सवाल ही दोबारा फ्रेज कर देता हूं। एक तो टू द पॉइंट किस तरह रिट अपनी स्टैब्लिश करे, कुछ बातें आरिफ हबीब साहब ने की हैं, आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मगर साथ ही क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैं। जो आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं कि जी हमारे जो टैरिफ्स हैं वो खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं, टैक्स जो है वो इंडस्ट्री पर ज़्यादा लग रहा है, वो इसलिए कि फिस्कल डेफिसिट को हम फिल करने के लिए जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स भी हमारा इसलिए ज़्यादा है कि माजी में फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, जिसकी वजह से आज हम इसको किसी भी तरीके से हमने शरह सूद बढ़ाई हुई है। जो बिजनेसेस है पाकिस्तान के वो कंप्लेन करते हैं कि जी जो बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है कि वो आएँ और हमें कर्ज दें। अब 22-23% तो शायद उनके लिए वायबल भी नहीं है, इसलिए 80% से भी ज़्यादा बैंक्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। मगर जब कम इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तब भी बैंक्स कोशिश नहीं करते, उनके लिए बड़ा आसान रास्ता है। एक तो सर एक तनकीद गवर्नमेंट पर है कि आप अपना फिस्कल डिसिप्लिन ठीक करें ताकि बैंक की डायरेक्शन प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो, बट बैंक्स के ऊपर भी है कि स्ट्रांग हो गए हैं मगर उनका फिर भी जो सिमत है वो नहीं है प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने में। जी मेरे ख्याल से ये जो तनकीद है ये कोई अनफाउंडेड नहीं है, ये बिल्कुल सही तनकीद है, एंड आई थिंक बैंकों को ज़्यादा करना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मगर बात ये कि बहुत सारी चीज़ें हम पे मुद्दा ऐसे डाल दिए जाते हैं जो शायद अनजस्टिफाइड नहीं। बैंक्स बहुत हद तक बहुत डिफरेंट तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स टैक्सेशन। हमारा जो टैक्स है वो हाईएस्ट है एज अ परसेंटेज इन द रीजन। किसी भी पूरे रीजन में ये टैक्स रेट नहीं है जो हमारा है, और पूरे पाकिस्तान में भी इस वक्त सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट ब्रैकेट जो है वो बैंकों का है। तो सो देयरफॉर ज़रूर तनकीद कीजिए, मगर एक और बात के जहन में रखिएगा कि अगर यही बैंक्स जो हैं कल को वो अपना जस्ट आर्ग्यूमेंट से अगर वो पुल कर लेते हैं प्लग और गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते तो फिस्कल डेफिसिट आप कहाँ से करेंगे फंड? 95% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट फंडेड बाय द बैंक्स। बट मैं बैंकों को डिफेंड करने के लिए मेरा ख्याल है शाहज़ैद साहब उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम रख लेंगे, क्योंकि अगर आज उस पर हम चल पड़े तो बड़ा मसला हो जाएगा। जो स्टेट की रिट है टैक्स मोबिलाइजेशन में जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं वो कैसे की जाए? अच्छा देखिए, एक तो मैं आरिफ भाई जो अभी बात कर रहे थे, मैं उस पर गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि तीनों जगह पे टैक्स लगा हुआ है। रियल एस्टेट पे भी टैक्स है, एग्रीकल्चर पे भी टैक्स है और रिटेल पे भी टैक्स है। ये तीनों सेक्टर मिला के 52% ऑफ द इकोनॉमी है। वी आर जस्ट नॉट कलेक्टिंग द टैक्स। कहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स का वो शेड्यूल जो है वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि रियल एस्टेट इज एग्जेम्प्ट? कहीं भी लिखा हुआ। आपको कौन रोक रहा है कलेक्ट करने से? आप जाएं कलेक्ट करें। दिस इज व्हेन आई सेड व्हेन आई सेड कंप्लायंस अर्लियर, दिस इज व्हाट आई मेंट। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे, ऑल्दो इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट मैं क्योंकि उसका पर्सनली बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और क्योंकि सुहेल ने उसको छेड़ दिया है तो मैंने उसका फौरन मौका गनीमत जानते हुए मैंने सोचा मैं उसको भी जिक्र कर दूं। प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स और मिनिमम एसेट टैक्स, देखिए ये नीड ऑफ द आवर है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये हमें लगाने पड़ेंगे। इफ़ वी अगर ये हम दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो 2% ऑफ द GDP में ऐड हो जाता है। एंड हाउ फार विल एस्केप फ्रॉम इट? अगर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लगा हुआ है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट आर्ग्यूमेंट कि जी वो वहाँ डिलीवरी भी करते हैं, वो देते भी हैं। दैट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन, बट नेवरदलेस दिस इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी एंड हैज टू बी डन। जहाँ तक हमारे मामला है रिट की, आपने बात की, जब गवर्नमेंट को रिट अपनी इस्टेब्लिश करनी होती है तो वो इस्टेब्लिश कर लेती है। दो एग्जांपल्स मैं और दूंगा जो आपने दी थी। एक, आप देखिए डॉलर में क्या हुआ है, जो डॉलर आज नीचे आया है वो इस्टेब्लिश किया आपने रिट, तो वो नीचे आया ना ऑन द मनी चेंजर्स ऑन द बॉर्डर्स, जिसकी वजह से वो नीचे आ गया। दूसरी एग्जांपल, आपको याद है PIE की प्राइवेटाइजेशन जब हुआ करती थी तो क्या होता था यहाँ पर? तो अब कहाँ हैं वो लोग? तो when the government has decided that they have to do something, they will be able to do it. And frankly speaking, इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ मुझे ये लगता है कि there is a resolve in the entire society कि this is needed to be done. So therefore you are not seeing any headwinds as such जब आप मुश्किल डिसीजन लेने जा रहे हैं। मगर वॉलंटियर नहीं किया, जैसे ट्रेडर्स ने वॉलंटियर नहीं किया, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो इसलिए इन्फोर्स तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा आपको। शायद आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि आगे से रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे PIE की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है तो उस तरीके के प्रोटेस्ट हमें नहीं नजर आ रहे हैं, उस तरीके का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर गवर्नमेंट करना चाहेगी ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। अब गवर्नमेंट जेन्युइनली करना चाहेगी तो PIE में देख लें, आप डॉलर्स में देख लीजिए, आपके सामने सारी एग्जांपल, दो एग्जांपल्स आपने खुद कोट की। और मैं इस मामले में ना एक चीज़ आपसे ज़रूर यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि ये बार बार ये बात आती है कि जी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो एरोड हो जाता है अगर आप इस तरह की डिसीजन लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज आपकी होती है। मैं और नासिर भी अभी ये बात कर रहे थे। देखिए क्लासिक एग्जाम्पल है ग्रीस की।
ग्रीस ने 10 साल पहले एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन में था ग्रीस, जहां आज हम खड़े हुए हैं। 10 साल के बाद दे आर नाउ द बिगेस्ट स्टार ऑफ रिवाइवल इन द वर्ल्ड। एंड वो जो गवर्नमेंट वहां पर थी वो 5 साल बाद फिर दोबारा इलेक्ट होकर आई है और फिर 10 साल बाद फिर दोबारा इलेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने ये रियलाइज किया कि डिफिकल्ट डिसीजन लेना जरूरी थे, और आप लेंगे तो हम उसको आपको सपोर्ट करेंगे और आपको रीइलेक्ट भी करेंगे। एंड आई थिंक हम पाकिस्तान में उसी जगह पे अब खड़े हुए हैं कि जहां हम इसका एक एडवांटेज ले सकते हैं। जिस तरह मैंने आम बात आप करें, अगर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म सोचना छोड़ें कि जी 2 हेडलाइन लगेंगी, अचानक प्रेशर आएगा, 2 प्रोटेस्ट होंगे, लॉन्ग टर्म अगर सोचेंगी तो मुश्किल डिसीजन का हुकूमत को भी फायदा ही होना है इकोनॉमी के साथ। जो पॉलिटिकल कैपिटल वाला मामला मैंने जानबूझ के इसीलिए वो ग्रीस की एग्जांपल कोट की जो टब्बा साहब फरमा रहे थे, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। आई डोंट नो इफ अली हसनैन ने ये पूरा केस देखा नहीं देखा। ग्रीस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि किस तरह उन्होंने रिवाइवल किया डिफिकल्ट डिसीजन लेके। देन यू नो एक चीज मैं शायद साहब थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मगर मैं क्योंकि फिस्कल का मामला इतना इंपॉर्टेंट मामला है, सारे दूसरे मसले से जुड़े हुए हैं। लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म की इन्फ्लेशन, आपके इंटरेस्ट रेट्स, आपका करंट अकाउंट, सब इस मसले से जुड़ा। अब देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि अब आप आ गए IMF के प्रोग्राम में, और अगर आप IMF के प्रोग्राम में आ गए हैं तो फिर आपके लिए ग्रोथ लाना बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज IMF का प्रोग्राम स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम। तो फिर क्या किया जाए? जो सवाल है वो ये किया जाए कि जो आपके पास रिसोर्सेज आएंगे फिस्कल, चाहे आप अपनी इनकम बढ़ाएं या एक्सपेंसेस कम करें, आइदर वे जो आपके पास पैसे आएंगे वो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाने हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट में आज हम 161st नंबर के ऊपर है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। लीस्ट डेवलपमेंट में हम फॉल करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, मगर हमसे बहुत बेहतर है और लीस्ट डेवलपमेंट नहीं आते हमारी। तो अगर हम उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आप स्किलिंग वाली बात जो आसिफ कर रहे थे, चाहे वो ज़ियाद बात कर रहे थे, जो हमने अपने लोगों को ट्रेन करना है, एजुकेशन को आगे लेके चलना है, हेल्थ को बेहतर करना है। पाकिस्तान इज द वर्स्ट ऑन द डायबिटीज लेवल 30.8%, वर्ल्ड एवरेज इज 9.8%। और ये तेजी से पहुंचा है, तेजी से ये नंबर डायबिटीज में पाकिस्तान। एक मैं और आप अगर मुझे इजाजत दे दे, मैं सिर्फ एक आखिरी बात, सॉरी मैं थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ। बात ये है कि हम थोड़ा सा ना इंडिया से जरूरत से ज्यादा ऑब्सेस्ड है। आई एम वेरी सॉरी। और ये डिजिटाइजेशन की बात मेरे कॉलीग्स ने सब ने की। देखिए बात ये है कि इंडिया का जो आज करेंसी इन सर्कुलेशन है वो 11% है, हमारा कितना है? 11%। तो वो ये जो पूरी डिजिटाइजेशन की बात होती है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट उसमें उन लोगों को अंदर लाना जो है वो डिजिटाइजेशन पर से नहीं करेगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर। मगर इंडिया में जो डिजिटाइजेशन हुई है उससे फायदा हुआ है इकोनॉमी को, डॉक्यूमेंट करने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब वहाँ बड़ी दुकान से लेकर ठेले तक में आपको उस डिजिटाइजेशन का इम्पैक्ट नजर आता है। जो मैं तो आपसे नंबर शेयर कर रहा हूँ शाहजेब। 11% करेंसी सर्कुलेशन है, 45% इनफॉर्मल मार्केट है, पाकिस्तान इज 35%, पाकिस्तान करेंसी सर्कुलेशन 11%। जो उनकी फॉर्मल इकोनॉमी है उन्होंने उसमें बड़ा बेहतरीन काम किया डिजिटाइजेशन का। मैं जो पॉइंट यहाँ लाना चाह रहा हूँ वो ये, और ये आपके फिस्कल से रिलेटेड है इसलिए मैंने जान के हाईलाइट किया, टेक्नोलॉजी आप जरूर लेके आइए, मगर टेक्नोलॉजी पर से विल नॉट मेक श्योर कि आपके जो है ना कलेक्शंस बेहतर हो जाएंगी। जैसे मेरा ख्याल है हमारे जो इस साइड के पैनलिस्ट हैं उनके लिए बहुत सारे सवाल जमा हो रहे हैं, बट आप मोहम्मद नासिर सलीम साहब आप ऐड करना चाह रहे थे अपना? तो 2-3 चीज़ें हैं आई थिंक जो पॉइंट्स जफर साहब ने रेस किए हैं दे स्पॉट ऑन। बट ग्रीस का अगर आप वो केस स्टडी देखें तो देयर वाज ह्यूज रेजिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेशन। Unemployment rates, I forget, but they were maybe like at one stage 2/3 of the population was unemployed. So हमें as the 5th most populous country, I think Greece से सीखना चाहिए। Maybe इतना radically, इतना suddenly नहीं करना चाहिए, but if we do not take this opportunity now, we will be forced to do it, because वहाँ पे IMF and everybody said if you are not going to do this, We don't care what happens to अभी तक भी IMF को गालियां बड़ी पड़ती हैं हमारे मुल्क में, मगर जो थोड़े बहुत रिफॉर्म हुए वो IMF के प्रेशर में ही हुए हैं। लेकिन हमने फोर्स के तहत ही किया है जो भी किया है। एक तो हमें शाज़ेब माइंडसेट चेंज करना है, ये IMF के प्रोग्राम्स नहीं है। अगर आप हमारे रिपोर्ट्स देखें, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की भी ज़ायद सीन दोज रिपोर्ट्स, 2020 की मैं रिपोर्ट देख रहा था। देयर वेरी वेरी कॉमन थिंग्स। इसको पाकिस्तान का एजेंडा जब तक हम लोग
as panelists, as politicians, as any citizen, if we do not understand कि this is a Pakistan agenda, तो हम लोग हमेशा फेल करेंगे. तो आई थिंक एक तो ओनरशिप की बात है. दूसरा थोड़ा सा जफ़र साहब से मैं डिसएग्री करता हूँ कि जो कैप्चर ऑफ डेटा है इस वक्त डिजिटल इज़ द ईजीएस्ट वे. अब वहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन भी हो रही है, QR की भी हो रही है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो थोड़ा सा हट के देर आर सर्टन थिंग्स जो कि हम कहेंगे कि जी डिजिटल पाकिस्तान इज़ मीडियम टर्म, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट कैन बी डन स्ट्रेट अवे. तो अगर आप GCC का एग्जांपल दें, वहाँ पे कोई भी, और वहाँ पे एक्सपेट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, nobody can be paid cash by law. There has to be a wallet. और माशाल्लाह से पाकिस्तान में अब बहुत सारे वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं जो कि आप 5 मिनट के अंदर अपनी वॉलेट खोल सकते हैं. दुनिया के अक्सर ममालिक में इवन इन रेस्टोरेंट्स कहीं भी आप जाए वो कैश नहीं लेते, वो कहते हैं आप कार्ड से पे करते हैं, कैश नहीं है. हमारे पास है, HPL में और बैंकों के पास है. तो द मार्केट इज राइट देयर. बैंक अकाउंट्स जो हैं अब हम डिजिटली भी ओपन कर सकते हैं. आसान अकाउंट बड़ी आसानी से ओपन हो सकता है. सो जितनी अब आपका रास्त की बैकबोन बन गई है, जो पेमेंट्स जो हैं वो स्ट्रेट थ्रू हो सकती हैं, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स है. अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं और मैंडेट कर देते हैं कि जी अबव अ सर्टेन अमाउंट दीज ट्रांजैक्शंस हैव टू बी डन थ्रू दीज मैकेनिज्म्स, आपके पास डेटा कैप्चर हो जाएगा. डेटा कैप्चर पे AI ये फास्ट ट्रैक कर लेंगे. लेकिन अगर नहीं भी होता तो हमारे पास ट्रेडिशनल CRMs हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस हैं. सो दिस इज समथिंग टू हेल्प विद द रेवेन्यू साइड ऑफ द फिस्कल डेफिसिट. सेकेंडली आपका सवाल था शाहज़ेब कि इन सब को हम मैप कैसे करेंगे. उसके अंदर you know there are alternate ways that we can look at how we map them. It's just a matter of using the right mechanism. So for example, जो भी SME है वो कहीं से ख़रीदता है और वो एक बड़ा, अगर वो S है तो वो M हो सकता है या वो कमर्शियल हो सकता है, whatever. अगर उधर सप्लाई चेन से मैंडेट आ जाता है कि ऑल ऑफ दीज विल बी डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस, आपकी वो भी ऑटोमेटिकली डेटाबेस में आ जाती हैं in terms of where things are. And then you can start from the top, industry by industry, sector by sector, pick the supply chains and capture it. तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो बेसिकली जो है कंप्लायंस के लिए यूज़ होता है बैंक्स में, तो ये जितने आपके FATF और बाकी चीज़ें, ये जो रूल्स आते हैं अराउंड KYC एंड अदर्स, द बेसिक रूल फॉर बैंक्स इज़ फॉलो द मनी. अगर आपने एंटी टेररिज्म पकड़नी है, अगर आपने कुछ और करना है, मनी ट्रेल होएगी, यू आर एबल टू गेट टू व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वेयर इट्स गोइंग. सो अगर कुछ हमें इमीडिएटली चीज़ें करनी है, आई वुड सजेस्ट, आसिफ साहब ने भी ये रेज किया था कि देयर हैज़ टू बी, एंड आई एग्री विद जफर, जस्ट डिजिटल पाकिस्तान अलोन विदाउट द विल is neither here nor there, and alone without other measures is not effective. डेटा है. जफर मसूद साहब ने कहा कि अगर रियासत ने फैसला कर लिया कि रिटेल से उसने टैक्स लेना है तो फिर ले लेगी. जैसे रियासत ने फैसला कर लिया PIA प्राइवेटाइज करना है, तो हेडलाइन सब नहीं है कि जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हेडलाइन यही है कि प्राइवेटाइज हो रहा है, किस तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, क्या प्लान होगा प्राइवेटाइजेशन का. तो वाकई अगर बिल है तो चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, उससे टैक्स जमा हो सकता है. इट्स नॉट अ सिंपल आंसर, ईजी नहीं है. ये जो कह रहे हैं डेफिनेटली, जो PIA का एग्जांपल इन्होंने दिया है 100% करेक्ट कि एक बार डिसीजन ले लिया है तो ले लिया है. बट PIA में वो जो प्रॉब्लम था, दैट वाज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कि वो एक इट वाज वन थिंग, वन पर्सन कंट्रोलिंग द यूनियंस और व्हाटएवर. तो उनका प्रॉब्लम था जब उनको कह दिया होगा कि नहीं करें, और जिन्होंने मैसेज पैगाम दे दिया होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम दिया होगा. क्या रिटेल भी एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, रिटेल इज फ्रैगमेंटेड ना, इट्स नॉट वन कंपनी, इट इज रिटेलर्स बहुत हैं, छोटे रिटेलर्स. उसमें मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि आप बजाय इसके कि एज अ होल उनसे डिस्कस करें, आप इंडिविजुअली डिस्कस करें, ज्वेलर से अलग करें, उससे अलग कोशिश करें, सबसे अलग. मनी चेंजर इज अ क्लासिक एग्जांपल. हर एक का इंटरेस्ट है मनी चेंजर में, कर दिया ना उसको, सीधा कर दिया. तो माय पॉइंट इज, ये देखें, मैं तो कहता हूं व्हाट इफ दे गो ऑन स्ट्राइक. मैं कहता हूं व्हाट, वो तो वैसे ही टैक्स नहीं दे रहे, 10 दिन बंद होंगे, 15 दिन. अगर वो 15 दिन बंद भी हो गए, वो पूरा रेवेन्यू जाएगा टू द पीपल हु आर कनेक्टेड टू द नेट. तो उसमें तो गवर्नमेंट का फायदा ही है. इनको बंद होने दो 15 दिन, उसके बाद ये खुद भीगे मांगने आएंगे कि वापस खोल दो.
तो मैं तो कहता हूँ स्ट्राइक करने दो, फायदा आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी आएगा, वो जाके उसी शॉप पे जाएंगे जो खुला हुआ है, जो खुला हुआ है वो तो टैक्स दे रहा है। तो ये तो फायदा है कि स्ट्राइक होके बंद हो और ये जाए, तो जो लोग दे रहे हैं वही फ्लरिश होंगे। तो मैं तो कहता हूँ स्ट्राइक से तो आपको डरना ही नहीं चाहिए, इट्स अ पॉजिटिव। और गवर्नमेंट चाहे तो ये रिटेलर से कोई डॉक्यूमेंट भी कर सकती है, पॉइंट ऑफ सेल अगर चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐलान हुए थे कि जी पीओएस सिस्टम आएगा, हर एक के पास होगा, और इस तरीके से वो थोड़ी डिफरेंस और इंसेंटिव दे दे लोग को आने की, और वो भी कह दे कि हम वो आपका पिछला विच हंट नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि आपने पिछला कितने। लोग डरते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हमारे पिछले सब अकाउंट्स खुल जाएंगे, तो उनको वो दे देनी चाहिए एमनेस्टी टाइप स्कीम के, हम अच्छा आप अब दे दें, हम पीछे नहीं देखेंगे जो आपका था। तो लोग ये भी बहुत डरते हैं इससे। बट आपने कहा मुश्किल जवाब है, जवाब तो आसान था। आप कह रहे गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, कर दे ट्रेडर्स को बंद, अगर वो 10 दिन करते हैं स्ट्राइक करने दें, फॉर्मल की तरफ लोग जाएंगे। द अदर थिंग इज ये जो हम कह रहे हैं कस्टम साइड भी है, इस पे बहुत आपकी मिस इनवॉइसिंग हो रही है। यू नो थिंग्स आर अंडर डिक्लेयर्ड, पूरा आते हैं आपकी चीजें दुबई आ जाते हैं, उसमें आपकी स्विच बिल ऑफ लेडिंग आ जाती है, जो आपके गुड्स होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। यहाँ चाइना का एक्सपोर्ट डेटा और हमारा इंपोर्ट डेटा जो हम चाइना से कह रहे हैं, दोनों में इतना बड़ा फर्क आता है, बहुत बड़ा फर्क है। मगर अभी तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी एग्रीमेंट्स की थी, वो भी अब तक एक्सिक्यूट नहीं हुई है। चाइना ने भी अभी मना कर दिया है, गो स्लो कर दिया है, और यूएई ने तो मना ही कर दिया है, बिकॉज़ उनका तो पूरा कार्गो ही इस पे चलता है। अगर वो इस पे आ जाएंगे तो उसके थ्रू तो पूरा उनके कोऑपरेशन से नहीं, हमें अपनी इन्फोर्समेंट से ही मसला हल करना पड़ेगा अपने ही चीजों से। मगर हो सकता है, मगर ये करना पड़ेगा, और हमें ये करना पड़ेगा कि रूल्स चेंज कर देने पड़ेंगे, कि जैसे हम कहते हैं ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग शुड बी इन द कंटेनर, इट कैन नॉट कम विद स्विच बिल ऑफ लेडिंग। तो जहां से ओरिजिनल कंटेनर आया है, हमें वो इन्फॉर्मेशन शुड बी इन द कंटेनर, वी शुड नॉट अलाउ इट। थोड़े लीगल इश्यूज है बड़े छोटे से, बट इफ यू चेंज देम, जब ये जो लीगल इश्यूज हैं और जब हम बिट्स एंड पीसेस में देख रहे हैं तो, और हम डिस्कस कर रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन को, ऐसा लग रहा है कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट की विल हो तो गवर्नमेंट कर सकती है। तो ज्यादा साहब रिटेल को से भी एसोसिएटेड, आप मैं दोबारा कह रहा हूं, टेक्सटाइल से भी, इंडस्ट्री, आपको लगता है वाकई ये चाहे वो अंडर इनवॉइसिंग का मसला हो, चाहे वो स्मगलिंग का मसला हो, चाहे वो टैक्सेशन का मसला, गवर्नमेंट कर सकती है? अभी ये जो नादरा की बातें कर रहे थे, सो आई एम ऑन द कमेटी व्हिच वाज विद नादरा एंड एफबीआर, आई सिट ऑन द कमेटी, सो वी कलेक्टेड ऑल द डेटा। हमने पूरा डेटा उठा लिया, ओवर 20 डिफरेंट लाइफस्टाइल डेटा पॉइंट्स, ट्रैवल सबका उठा लिया, बैंक अकाउंट्स उठा लिए, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी अगर आर्म्स लाइसेंसेस हैं, आई मीन एवरीथिंग वी पिक्ड इट अप, डेटा भी चर्न कर दिया। मगर वही बात है, पॉलिटिकल डेटा है, डेटा पूरा आपने उठा के दिया, मगर उसके ऊपर एफबीआर ने कुछ नहीं किया, एनफोर्समेंट अभी कुछ नहीं की। अभी आई थिंक दे जस्ट स्टार्टेड सेंडिंग नोटिसेस आउट, तो हम लोग ने अभी आई थिंक दे हैव गिवन अराउंड डेटा एक चीज का है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसने क्या ट्रैवल किया, कि पूरा इनकम पड़ा हुआ है उनका, इनकम नहीं सॉरी वेल्थ, बट आल्सो डीम्ड इनकम। और उनका बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक एल्गोरिथम लगा दिया है कि लेट्स से कि पर्सन एक्स जो टैक्स दे रहा है, अगर उसके पास 2 प्रॉपर्टी है, 3 गाड़ी है, ये है सब कुछ, इतने फ्लाइट ट्रैवल पे जा रहा है, और एक बंदा जो वो सेम कर रहा है बट टैक्स नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर सेम लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो उसका एक पूरा एक कनेक्ट बन गया है। अभी मैं जिस तरीके से पैनल इस तरफ मूव कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मसला इतना बड़ा है नहीं जितना कि हमने अपने एक्शन ना लेने की वजह से बना दिया है। अगर एक्शन हुकूमत ले तो मसला हल हो सकता है। और जो जाद बशीर साहब ने बातें बताई तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो, डेटा सारा का सारा हमने दिया, ये पैनल आप उस बोर्ड पर मौजूद है, नादरा, और वो आपने वो डेटा भी दिया। तो फिर वाकई गवर्नमेंट की विल हो, गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है और इस मसले से निकल सकते हैं, कर सकती है, और आई थिंक करेगी नाउ। आई थिंक देयर नाउ, ये जैसे कह रहे हैं, आई थिंक अब ये हो गया है थोड़ा चेंज, रियलाइजेशन हैज कम, जो आप कह रहे हैं ना लास्ट चांस है, आई थिंक उनको भी ये समझ आने लग गया है। ये आपको फील हो रहा है? हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी हुकूमतों ने बहुत सारे दावे किए हैं, इस दफा आपको लग रहा है? आई थिंक इस दफा जो फर्क है वो हुकूमत से ज्यादा आवाम का फर्क है। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट 3 घंटे संडे को जियो टाइम एलोकेट कर रहा है, तो आप कॉस्ट लगा रहे हैं ना इस पे, यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक रियलाइजेशन है ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटी दैट दिस हैज टू बी डन। यस सर। जैसा ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, ये आज की नहीं है। आप आर्काइव्स में, अपने जियो के आर्काइव्स में जाएं तो ये मुशर्रफ एरा डिस्कशन है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने नादरा, और नादरा के ऊपर जो पाकिस्तान में काम हुआ वो पूरे खत्ते में सबसे एडवांस्ड काम था उस ज़माने में। शायद वो वॉर ऑन टेरर की वजह से था, हमने अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना था कौन किधर है, लेकिन हमने कर लिया एक बहुत बड़ा काम, बल्कि दूसरे मुल्कों को सपोर्ट किया रजिस्ट्रेशन में। और उसके बाद जिस तरह के दूसरे माहिरीन ने आपसे जिक्र किया है, हमारे पास बैंक्स का डेटा है, उम्रों का डेटा है, और मुख्तलिफ हर तरह का डेटा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका कुछ करते क्यों नहीं, और ये तो बहुत सॉर्ट ऑफ एडवांस डेटा है। हमारे पास हमारा जो स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करने का इदारा है, वो कंप्यूटराइज्ड डेटा कलेक्ट करके उसका PDF लेता है, उसका स्कैन करके ऑनलाइन डालता है, ताकि आप और मैं उस डेटा को इस्तेमाल ना कर सकें। तो डेटा एक पॉलिटिकल चीज़ होती है। अगर डेटा खुल गया तो जो बंदा असर रसूख रखने वाला है, जो कि अपना टैक्स उतना अदा नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, उसका नुकसान है। तो वो क्यों चाहेगा कि आपके पास डेटा है? और ये अगेन मुशर्रफ एरा से 15 साल 20 साल हो गए इस बात को,
हम इस मसले का सियासी हल नहीं निकाल सके। अगर आप जब हम अक्सर डिस्कशन करते हैं आइसोलेशन में, बैंक का मसला, टेक्सटाइल का मसला, ऑटो सेक्टर का मसला, और ये इतना देता है, वो उतना देता है, अभी तक हमारे पास कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है कि टैक्स और सब्सिडी और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट सबको नेट करके कौन कितना दे रहा है। और एक चीज़ जो एक असूलन एक माशरे का असूल होता है कि मैं अगर लाइन में खड़ा हूँ तो मुझे तकलीफ़ ये नहीं कि मैं लाइन में खड़ा हूँ, तकलीफ़ ये होती है कि अगर दूसरा जो है वो कतार को तोड़ के मुझसे आगे आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि माशरे में भी अब ये एक बेचैनी इस बात की है कि सबके ऊपर बोझ है और सबको लगता है कि दूसरा जो है वो ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है। तो इसके दो हल नज़र आते हैं मुझे। एक तो ये कि किसी तरह वो कर डालो वाली बात कि हम ये हुकूमत को एक यूनिटरी उसका एक तस्वर लें और कहें कि ये गलत कर रहा था, आज इसको ठीक कर लेना चाहिए। तो ये हो सकता है, और ये वाकई अगर करें और इसको जस्टिफिकेशन के साथ करें। एक स्टडी पिछले 1-2 साल पहले आई थी कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन है, जो सोहेल भाई ने बात की, जफ़र भाई ने उसके बाद बात की, पाकिस्तान में टैक्सेशन पूरी दुनिया में सबसे रिग्रेसिव है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर सबसे अमीर 20% जो हैं वो शरई तौर यानी परसेंटेज टर्म्स में कम अदा कर रहे हों सबसे गरीब 20% से, और ये हमारे यहाँ डेटा नज़र आता है। इसका एक हल ये है कि आप डेटा पकड़ें और एक बंदा बिग मैन ऑन टॉप बैठे और कहे कि बस अब कर डालेंगे, और बाकी ये हमारी स्टेट के पास जितनी ताकत है तो हमने पिछले 1-2 साल में देख लिया। लेकिन दूसरा हल ये है कि आप जितनी सियासी फोर्सेज हैं, कोई एक फोर्स इतनी नहीं है कि वो हावी हो के सब मसले ठीक कर दे, अगर करनी होती तो आज तक कर चुकी होती। तो ये है कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको उस सेक्टर के अंदर ऑल एंड ऑल बनाएं। मिसाल के तौर पर प्रोविंसेस और फेडरेशन का एक चलती रहती टसल, विद इन प्रोविंसेस हमारे पास डेवोल्यूशन नहीं है टू द तहसील लेवल। तो पहले एग्जांपल हम ग्रीस की दे रहे थे, मैं काफ़ी स्टडी करता हूँ चाइना की 70s की हिस्ट्री को। चाइना में 70s में अगेन इसी तरह का क्राइसिस था, हमसे गरीब थे पर कैपिटा टर्म्स में, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने प्रोविंसेस को कहा कि हमारे पास पैसा इतना नहीं है तो आप खुद इकट्ठा करें और खुद ही लगाएं। बल्कि प्रोविंसेस को नहीं कहा, उन्होंने तहसील लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके उन्होंने कहा कि ये सेक्टर म्यूनिसिपैलिटी उनकी होती है, वो छोटी सी एक इलाका है, लोकल गवर्नमेंट, उसको लोकल गवर्नमेंट को कहा कि आप खुद अपना टैक्स उठाएं, हम आपको इतना दे रहे हैं, वो इतना ही देते रहेंगे नॉमिनल टर्म्स में, जो कि रियल टर्म्स में काम हो जाएगा। लेकिन आप वो जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है वो अगले 5-10 साल उधर ही बैठा है, उधर से टैक्स करेगा, उधर ही लगाएगा और अपने ऊपर लगाएगा। तो अगर वो ब्यूरोक्रेट जो है वो चाहता है कि वो 10 साल बाद खुशहाल हो, तो उसको अपनी तहसील से रेवेन्यू इकट्ठा करना है। मैं खुद ऐसी गवर्नमेंट की कमेटीज़ के ऊपर बैठा हूँ जिसका काम था कि टैक्स पॉलिसी अगले साल की डिसाइड करनी थी, और जो लैक ऑफ एनर्जी और जो लैक ऑफ कमिटमेंट थी वो इसलिए थी क्योंकि हुकूमत को एक यूनिटरी तो नहीं है, वो जो MNA या वो जो MPA बैठा है या जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी है वो देख रही है कि अगर हम अभी पहला कदम लेंगे तो हमें गालियाँ पड़ेंगी, राइट। सो इसका एक हल ये है कि आप उन्हें कहें ठीक है आप खुद फैसला करें, लेकिन आपको फेडरेशन की तरफ से पैसे इतने नहीं मिलेंगे, उसके भी फॉर्मूले हम फिगर आउट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप फिर जो वाकई हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो ताकत एग्जिस्ट करती है और वो डेटा एग्जिस्ट करता है, तो फिर कर डालें। वो जो आप बात कर रहे थे चाइना वाली तहसील की, उसमें अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट जो मैंने और आपने पहले भी डिस्कस किया था, सर मैं बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इस पर इख्तलाफ ही करूँगा कि चाइना के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर करप्शन बड़ी थी। अकाउंटेबिलिटी दो तरह से आती है, एक ये कि आपके ऊपर एक बंदा ऐसा बैठा हो जो कलेक्ट कर रहा है, he was accountable to the people that he has to invest the money there. सर he was not just accountable, एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि ऊपर से आपके ऊपर डंडा आ रहा है, राइट। वो अकाउंटेबल आप जैसे कह रहे हैं, पीपल को इस तरह था, एंड मोर देन अकाउंटेबल, उसका इंसेंटिव आपने अपने एरिया की डेवलपमेंट से जोड़ दिया था। अभी आप जाएं किसी तहसील के अंदर, असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसकी तनख्वाह कितनी है, उसके पास इक़्तिदार कितना है, और वो दिन में कितने घंटे आके काम करता है। अगर आप ये 3 चीज़ें देख लें, आप इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि हमने अपने इंसेंटिव अरेंज सही नहीं किए। तो यू कैन फिक्स इट। और बड़ी आप बात है कि जो अली हसन अभी ये कह रहे थे कि
15 साल से डिबेट यही हो रही है जनरल मुशर्रफ के एरा से। अब डिबेट यही इसलिए हो रही है क्योंकि मसाइल वही हैं, मसाइल हमने हल ही नहीं किए। जब मसाइल हल नहीं होंगे तो डिबेट वही होगी। मगर मैंने डिबेट में मोहसिन साहब ये फ़र्क ज़रूर देखा है कि जब हम पहले डिबेट किया करते थे तो मसाइल वही होते थे, मगर ये होता था कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये करना पड़ेगा। पुणे का टैक्स जो है पूरे सिंध से ज़्यादा है या पूरे पंजाब से ज़्यादा है। करेक्ट, मेरे ख्याल में कराची में 2 बिलियन है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा है, 2 बिलियन है। थोड़ा उनकी कंपैरिजन वैल्यूएशंस भी ठीक हैं। कराची में 2 बिलियन है और मुंबई में सिर्फ 200 बिलियन से ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में डेवलपर को टैक्स लग रहा है, जो प्लॉट खरीद रहा है, इसके अलावा जो रह रहा है उसको भी तो टैक्स देना है ना। अगर एक बंदा 10 करोड़ के अपार्टमेंट में रह रहा है, वो अमीर तरीन है, तो उससे आप साल का लाख रुपए लेंगे या 1.5 लाख रुपए लेंगे। अच्छा, उसमें भी कभी आपने सुना है कि एक अपार्टमेंट को सील कर दिया गया क्योंकि 5 साल से वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देता? ये भी नहीं होता। कोई डिफ़ॉल्ट का तो कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक औरंगजेब साहब सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन है उसमें बहुत सारे जो टैक्सेस हैं डिफ़ॉल्टेड हैं, वो कलेक्ट नहीं हुए। GIDC पे कुछ कंपनीज़ ने जो स्टे ऑर्डर लेके जितना वो साल में कमा रही हैं, मतलब 3 साल में जितना टैक्स था उतना कमा लिया है। तो आप ये सोचें ये कितना एम्बिग्यूटी है या कितना बड़ा लीकेज है। तो मेरा तो फर्म बिलीफ है जो इस दफ़ा के लिए कि जिस तरह ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड और करेंसी को कंट्रोल किया गया है और जो पाकिस्तान के शदीद बुरे हालात हैं उसमें डंडे के अलावा या इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट से हम 3,000-4,000 अरब रुपए का टैक्स जमा कर सकते हैं। और जिस तरह आरिफ साहब ने भी कहा, अगर इंटरेस्ट रेट कम आएंगे तो 1,000-2,000 वहाँ से हो जाएगी। तो हमारा जो 7-8% है वो बासानी अगले 3-4 साल में 3-4% डंडा कहते हैं, जो कि करेंसी मार्केट की बार बार मिसाल दी जाती है। तो साहब बाकी डंडे की जरूरत है या डंडे की भी जरूरत नहीं है, विल की ज्यादा जरूरत है। जैसे वो कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेडर्स को लगाएंगे तो जो ट्रेडर्स टैक्स नहीं देना चाहते, उल्टा जो फॉर्मल है या जिन्होंने पॉइंट ऑफ सेल लगा लिया या जो टैक्स देते हैं उनकी तरफ लोग चले जाएंगे। डंडा देने के लिए विल की जरूरत है। हमने जमहूरियत को इतना एम्फसाइज कर लिया। जमहूरियत का मतलब है मादर पिदर आज़ाद, मुझसे कोई पूछे नहीं। तो अगर आप कंप्लाइंस करते हैं, जिसको मैं कंप्लाइंस कहता हूँ या इन्फोर्समेंट है, वो हमारी आवाम को नागवार गुजरती है। जमहूरियत का मतलब कानून तोड़ना तो नहीं है ना। जब आप टैक्स नहीं देते तो आप कानून तोड़ रहे हैं। सही कह रहे हैं, मगर आप जब भी करेंसी पे हुआ था ये, तो डंडे का वर्ड यूज होता था। मतलब अंग्रेजी अखबार डंडा लिखता था, डंडा ऑन करेंसी एक्सचेंज। मगर फिर लोगों को कानून की इन्फोर्समेंट के लिए भी हमें ये लफ्ज इस्तेमाल करना वो हम समझते हैं कि चूंकि हम जमहूरी मुल्क में हैं तो टैक्स ना देना जो है वो मेरी आज़ादी है, ठीक है। तो वो कंप्लायंस या इन्फोर्समेंट जो है मेरे ख्याल में उसी से अगले 3 साल में IMF में रहते हुए ये डेफिसिट 4% तक आ सकता है। ये शाज़िब साहब, ये जो डेटा वाली बात हो रही थी, दिस इज द न्यू गोल्ड। और डेटा का हमारा सिर्फ प्रॉब्लम बड़ा, FBR को पूरी एक्सेस होनी चाहिए डेटा की, बैंक अकाउंट्स तक। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आपसे कहने वाला था। एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। आप ले लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो आपके पास वैसे ही डेटा जो है ना नादरा से मौजूद है, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। देखिए नादरा को एक्सेस है, FBR नहीं, मैं आपको एक और बात भी हो जाए। 2 चीजें और हैं। बात ये कि एक तो एक्सेस टू द डेटा आज भी इट्स अ बिग इशू। ये नादरा बहुत मुश्किल से डेटा देगी टू FBR। ये भी प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरवीन करना पड़ेगा तो जाएगा। आप मुझे PTA से डेटा निकलवा के दिखा दीजिए, मैं शाज़िब साहब आपको मिठाई खिलाऊंगा। तो इंटरनेट बंद हो सकता है, इंटरनेट बंद किया जा सकता है। सारी डिस्कोस, डेटा निकलवाने का नहीं पता मुझे। सारी डिस्कोस के पास इतना जबरदस्त डेटा मौजूद है, आप वो निकलवा के दिखा दीजिए, मैं आपको दोबारा मिठाई खिलाऊंगा। ये हमारा डायलेमा है। एक्सेस टू द डेटा इज अ बिगर प्रॉब्लम। ये तो शबरदस्त साहब भी कहते थे कि जो डिस्कोस का डेटा है कि जिनके पास कमर्शियल कनेक्शन है उनके जरिए आप लगा सकते हैं, मगर वहां पर भी दूसरा एक और प्रॉब्लम है, वो कॉस्ट का प्रॉब्लम है। जो एक्सेस टू द डेटा है उसकी क्या कॉस्ट देनी पड़ती है आपको टू यूटिलाइज दिस फॉर योर पर्पसेस। वो इतना महंगा है इन कंपेयर। नादरा से डेटा एक्सेस करना इज एटलीस्ट 10 times मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट इज आउट देयर इन इंडिया। अच्छा, मैं क्योंकि अगले ब्रेक पर जाने से पहले करंट अकाउंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं ताकि इस पर बात की जाए। आरिफ भाई साहब, ज़ाहिर है जो बूम बस्ट का साइकिल है हमारा, जो बड़ा बड़ा छोटा सा है, वो करंट अकाउंट की फिस्कल प्रॉब्लम आता है, उसके बाद करंट अकाउंट प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है। अभी पिछले दिनों आप मेरे प्रोग्राम में थे तो आपने जब ये बात की कि आगे आपको चीज़ें इसलिए अच्छी नज़र आ रही हैं कि इन्फ्लेशन कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, कोई 2-2.5 हज़ार अरब रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होंगी, जिससे हुकूमत को फिस्कल स्पेस मिलेगा। तो मेरा अगला सवाल आपसे फिर यही था कि फिस्कल स्पेस मिलेगा, फिर खर्चे होंगे, फिर इंपोर्ट बढ़ेगी, फिर करंट अकाउंट आएगा और हम फिर इसी साइकिल में खड़े होंगे, फिर महंगाई आएगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इस साइकिल से निकलने के लिए मतलब क्योंकि ज़ाहिर है हम इशू को एड्रेस कर रहे हैं इंपोर्ट्स कर्टेल करके, 24 करोड़ आवाम के मुल्क के लिए 60-70 करोड़ की डॉलर की इंपोर्ट, 60-70 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट ज़्यादा नहीं है। हमारा प्रॉब्लम एक्सपोर्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो कैसे बढ़ेगी? जी, आई थिंक एक और बात मैं काफ़ी देर से अपने आप को जो है जब्त कर रहा था, और वो बात हुई थी हमारी जो है वेल्थ टैक्स के सिलसिले में।
तो मैं चाह रहा था मैं बोलूँ या ना बोलूँ, क्या करूँ, लेकिन मैं अगर नहीं बोलूँगा तो वेल्थ टैक्स जो है वो बहुत रिग्रेसिव टैक्स होगा और थोड़ी जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो भी नहीं होगी। टैक्स नहीं लगना चाहिए आपके ख्याल? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये लगे आप इतने सारे टैक्सेस जो है वो सब दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि वेल्थ टैक्स जो है वो भी दें, तो फिर जो है वो बिल्कुल कोई जो है वेल्थ फॉर्मेशन होगी नहीं, लोग जो है बाहर चले जाएंगे। तो उसको जो है वो बस ये सीरियस इशू है, इसको इतना जो है वो इजी नहीं समझना चाहिए थोड़े से पैसों के लिए। करते हैं क्योंकि आपकी तरफ से ये प्रपोजल आया तो बहुत से देखें, जब हम पाकिस्तान एलीट कल्चर है, आप बहुत सारे दुनिया भर के लोग कहते हैं आर्टिकल और टैक्सिंग ऑन रिच, तो उसका जो IMF ने जो दूसरे ममालिक में भी किया है, श्रीलंका में भी किया और पाकिस्तान में भी हुआ करता था 2001 तक, ये कोई पुराना नहीं है, कि एक लेवल के बाद जो है जब आप बहुत अमीर हो जाते हैं या आपने बहुत एसेट जमा कर लिए, तो आपका मे बी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चूँकि मुल्क खसारे में है, क्योंकि अवाम को पैसों की ज़रूरत है, तो आप एक कंट्रीब्यूशन वहाँ से करें। ये पाकिस्तान में 2001 तक था। जैसे कह रहे हैं कि इंडिया का एक शहर हमारे पूरे मुल्क से अगर ज़्यादा टैक्स देता हो तो सवाल तो उठता है कि फिर वो अगर इतना रिग्रेसिव है तो वो कैसे तरक्की कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, और टैक्स भी जमा कर रहे हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर रहे हैं। देखिए, टैक्स इंडिया एक्टिविटी से करता है। आप ये मुसलसल उनकी जो है GDP ग्रोथ देखें, एक्टिविटी बढ़ा के कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स की मैं ये जो भी किसी भी देखें, हम ये बात करते हैं ना कि टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स ज़्यादा कलेक्ट नहीं होगा, आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो जो है वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा, इस चीज़ को माइंड। लेकिन उसकी दूसरा फ्लिप साइड है वो जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है कि आपने कहा था उस प्रोग्राम में भी एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो फिर और इंपोर्ट बढ़ेंगी और इंपोर्ट बढ़ेंगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। जैसे कह रहा था कि पाकिस्तान में गुड न्यूज़ बन गया है IMF का प्रोग्राम मिलना, इसी तरीके से ग्रोथ का नंबर आता था तो खुश होते थे हम, अब ग्रोथ का सुन के डर लगने लग जाता है कि 5% से ऊपर जाएंगे, फिर करंट अकाउंट आएगा, फिर करेंसी गिरेगी, फिर इन्फ्लेशन आएगी, फिर शरह सूद बढ़ेगी, फिर यही क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को जो है वो देखना चाहिए ना, जो मतलब अगर लोग जो हैं उसको देखना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या, वो एक्सपोर्ट लेड हो ना, हमारी तो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंपोर्ट ड्रिवन है। मैं देख रहा था कि हमारा जो सोवरेन डेट है, फॉरेन करेंसी सोवरेन डेट है, ये $80 बिलियन है, और मैंने जब ये देखा कि पिछले 10 साल का करंट अकाउंट डेफिसिट भी $80 बिलियन है, तो हमने ये जो अपने ऊपर कर्जा जो $80 बिलियन का किया हुआ है, ये पिछले 10 साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमने फाइनेंस किया हुआ उससे, और उसमें हमने 2-3 साल ऐसे देखे कि जिसमें $16 बिलियन से लेके $20 बिलियन तक का हमने। मैं अगेन क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश करते हुए कि दुनिया सेलिब्रेट करती है अपना वो साल जिसमें वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ का होता है, हम कोसते हैं उस साल को, उन 2 सालों को, 2017-18 6% की ग्रोथ, $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट, 2021-22 6% की ग्रोथ, $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट। हम बुराई कर रहे हैं कि अगर वो ना होता तो शायद हम ठीक होते। पॉलिटिकली तो पहले वो सेलिब्रेट करते हैं, हाई ग्रोथ को सेलिब्रेट, वो तो अभी भी कर रहे हैं असल में ये हुआ है मुल्क के साथ, लेकिन उसका जो दर्द आता है उसको नहीं वो संभाल सकते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि वो सारा इंपोर्ट बेस जो है वो ग्रोथ होती है, तो उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इस दफ़ा जो है वो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, IT का कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो है इंडस्ट्रीज़ है उसमें अगर ग्रोथ आती है, ये है रेमिटेंसेस में जो इजाफा हो, तो ये सारी चीज़ें हैं कि तो हमारा डेफिनेटली, मैं कई सालों से प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग में बैठता हूँ और वो एक्सपोर्ट की ग्रोथ की बात करते रहते हैं, और सब लोग ये कर दो, ये कर दो, फलां कर दो तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी हमारा एक्सपोर्ट वहीं का वहीं। देखिए बहुत कुछ पाकिस्तान में अगर कुछ नहीं बदला तो कम से कम ये जरूर बदला कि आप इतने साल से प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग में बैठ रहे हैं, मगर हेडलाइन आपकी इस दफ़ा बनी, उसके सबसे बड़ी हेडलाइन आपकी इस दफ़ा बनी। मैं एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद ये करंट अकाउंट की जो डिबेट है उसको हम कंटिन्यू करें। ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। हम पाकिस्तान के लिए कर डालो ट्रांसमिशन कर रहे हैं। पैनलिस्ट की राय आपने फिस्कल डेफिसिट पर सुनी है। एक कंसेंसस है सबका कि हुकूमत के पास डेटा भी मौजूद है। हुकूमत अगर टैक्स करना चाहे तो जिन एरियाज पे टैक्स करना चाहे कर सकती है, पूरा डेटा मौजूद है। विल चाहिए, इन्फोर्समेंट चाहिए, रिटेलर्स पर भी चाहे तो हुकूमत कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत दबाव आएगा और शटर डाउन हो जाएगा और हुकूमत ब्लैकमेल हो जाएगी। पॉलिटिकल विल इस वक्त हुकूमत को चाहिए। और इस सबके दरमियान खबर आई है कि जो इसहाक डार साहब हैं उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन और फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ साथ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारा शो देख रहे होंगे और जो इन्फोर्समेंट है उसमें करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस किस्म की पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसके क्या मुहरकात हैं इसके पीछे, उस पर भी हम आगे जाके जो बुलेटिन्स हैं उसमें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पैनल हमारे पास मौजूद है। मोहम्मद नासिर साहब, करंट अकाउंट
सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। जो एक्सपोर्ट है वो भी इंपोर्ट बेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, तो जब भी थोड़ी सी ग्रोथ आती है हम वापस इसी साइकिल में आ जाते हैं। सरप्लस को हम सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे हैं जो कि मार्च के महीने में आया है, मगर कॉस्ट क्या है उस सरप्लस की? इंपोर्ट कंप्रेशन है। रेमिटेंसेस ज़रूर बेहतर है मगर इंपोर्ट को हमने कंप्रेस किया हुआ है, ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। कैसे निकले साइकिल? इसमें शाहजेब थैंक यू। आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स। एक तो ये है कि हमें सप्लाई चेन में इनएफिशिएंसीज देखनी है। सो हमारा काफ़ी सारी जो टेक्सटाइल और बाकी हैं देर एग्री बेस्ड, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर वहाँ पे हमारी यील्ड्स प्रोडक्टिविटी लो है। वी नीड टू क्रिएट बेटर एफिशिएंसी जिसमें कि फार्मर्स के लिए वी हैव टू प्रोवाइड देम विद द राइट एग्रोनॉमिस्ट सपोर्ट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, सीड डेवलपमेंट, ताकि जो क्रॉप्स हमारी हैं, अब कॉटन आप देख लें, वी प्रायोरिटाइज सर्टन क्रॉप्स ओवर अदर्स राइट नाउ। और हमें ये देखना है कि हमारी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी कहाँ आएगी। फूड सिक्योरिटी भी देखनी है और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी भी देखनी है कि कहाँ आएगी। As we look at the exports, we have to start looking at value add. And by value add, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह चावल है, आप 10 किलो की जो एक बोरी है, बैग जो है, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यू विल गेट अ सर्टन प्राइस फॉर इट। बट अगर आप US वगैरह जाएं तो अंकल बेंस राइस के आपको पैकेट मिलते हैं, वो माइक्रोवेवेबल हैं, रेडी टू ईट है। इफ़ यू पैकेज एंड यू सेंड दैट आउट, यू विल मेक X टाइम्स मोर मनी, जो कि आपको फिर एक्सपोर्ट की वैल्यू एडिशन। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपने बताया कि जी लॉट ऑफ इम्पोर्ट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट। सो वी आर डूइंग फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, देयर इज़ ओनली वन मैन्युफैक्चरर जिसने कहा है कि जी अगर कहीं आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करना है ये ब्रांड राइट हैंड ड्राइव कंट्री में, ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो लेफ़्ट हैंड है, उसकी असेंबली जो है वो उन्होंने उसके राइट्स नेगोशिएशन में लिए हैं। सो वी हैव टू गेट स्मार्टर एट लुकिंग एट हाउ डू वी इंक्रीज द वैल्यू एडिशन आउट। एनर्जी कॉस्ट इज़ अ मेजर इनपुट जिसमें कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एंड ऑल इंडस्ट्रीज एक्चुअली आर सफरिंग। वी रियली नीड टू लुक एट how do we utilize cheaper sources in a compliant manner. So अगर आप देखें after Russia-Ukraine conflict, there is a mechanism that is there, but there are countries like India and others that have gone ahead and lowered their cost of energy. So ये एक objective I think जहाँ पे हम बात कर रहे हैं will of the establishment, and I was at a session where Zaid was there. तो हम लोग बात कर रहे थे about certain things and someone said something very wise. उन्होंने कहा जी adults talking to adults in a transparent manner, nobody minds that. But जब आप चीज़ें करते हैं under the cover and whatever, then it becomes an issue. So I would request कि will of the state जहाँ हम बात करते हैं, we should also explore how can we lower our cost of energy. उसमें ऑब्वियसली लॉन्गर टर्म में तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स और वो चीज़ें आ जाती हैं, बट इमीडिएट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हल करने की ज़रूरत है। सेकेंडली बायर्स की जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी बदल रही हैं। सो इट्स नो लॉन्गर अबाउट प्योर कॉटन, पीपल वांट सर्टन मैन मेड फैब्रिक्स एज वेल। सो जब हम एक्सपोर्ट लेड जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे, अगेन सेक्टर बाय सेक्टर, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। अगर आप सियालकोट चले जाएं तो अब वहाँ से ग्रेफाइट के टेनिस रैकेट्स, ग्रेफाइट की हॉकीज़ जो हैं वो बन के जा रही हैं, विच सेल फॉर लाइक $1,500 ईच। बट यू मस्ट अलाउ इम्पोर्ट ऑफ ग्रेफाइट टू दोज इंडस्ट्रीज टू मेक देम। सो अगेन ये इकोसिस्टम्स हमें देखने पड़ेंगे। बहुत सारे जो textile wale, they are now talking about reverse integration as well and value chain to corporate farming, other things. So I think ये पूरा अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री देखेंगे, बैठ के टुगेदर with the regulators, the lawmakers and the industry experts. I think आरिफ भाई आप अगले महीने जा रहे हैं और आप इस्लामाबाद में ही रहेंगे जब तक कि आपके इंडस्ट्री के मसले हल नहीं होते।
So I think that is the solution. Collaboration between the government, between the experts who are the practitioners, and coming up with meaningful answers. और how do we solve them? और क्योंकि आप टेक्सटाइल से वाबस्ता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल की एक तरफ अपनी शिकायत है, मगर दूसरी तरफ टेक्सटाइल पर तनकीद भी है कि बांग्लादेश ने अभी नहीं कि सिर्फ इस वक्त हम बात करें, पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वैल्यू एडेड सेक्टर की तरफ वो गए। कॉटन नहीं उगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और हमसे बेहतर उन्होंने फ्लरिश किया है, इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर किया है, अच्छे जॉइंट वेंचर्स किए। हमारा ज़्यादा जो है वो लो वैल्यू एडेड आइटम्स की तरफ रहा, टर्फ भी मिला तो कहते हैं कि जी स्पिनिंग की तरफ ज़्यादा गया। तो ये मसला कैसे हल किया जाए करंट अकाउंट का, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोर्ट से लिंक्ड है, एक्सपोर्ट हमारी मेजर टेक्सटाइल। देखिए, जैसे आरिफ भाई ने शुरू में ही कहा था, जो अगर आप 3 बड़े प्रॉब्लम देख लें, वो आपकी एनर्जी है, आपका वो टैक्स रेट है, एंड आपका पॉलिसी रेट है। दीज आर द 3 थिंग्स जो ड्राइवर्स होती है पूरे एनी बिजनेस को रन करने की। बांग्लादेश इज़ वेरी फोकस्ड, वो वन ट्रिक पोनी कहते हैं ना, वो पूरा टेक्सटाइल पे चलता है। पूरा मुल्क ये ना, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे, जैसे इन्होंने कहा, वो एम्बुलेंस भी जब वहाँ वो टेक्सटाइल का वो कंटेनर मूव होता है, इट्स गॉट दैट सेम लेवल ऑफ क्लियरेंस एज एन एम्बुलेंस। वो रुक ही नहीं सकता, पूरा मुल्क स्ट्राइक पे हो, मगर वो पोर्ट पे पहुँच जाएगा कंटेनर। तो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ रनिंग इट। एंड अगर आपको एक्सपोर्ट पे फोकस होना है, देन बहुत फोकस होना होगा। जब कोरिया इनिशियली एक्सपोर्ट पे फोकस हुआ था, मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, वो एवरी वीक मीटिंग करते थे विद द टॉप एक्सपोर्ट के वो आपके कमिटीज़ फॉर हाउ मेनी कंटेनर्स इन वैल्यू एंड इन वॉल्यूम आर गोइंग एवरी वीक। बिकॉज अगर आप ये क्वार्टरली अगर लें एज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर वो जनाजा निकल जाता है, वो इट्स नॉट प्रिवेंटिव, दैट्स तो देन इट्स गॉन। वो आई मीन बंदा मर गया और जनाजा निकल रहा है। यू नीड टू मीट वीकली टू मेक ऑल द चेक्स हैपन ऑल द टाइम। इसके अलावा एनर्जी में जो ये नासिर साहब कह रहे हैं, प्रॉब्लम, बट इसका सोल्यूशन वी हैव गिवन टू द गवर्नमेंट, बट उस पर एक वो मसला आ गया, फंस गया, इट्स व्हीलिंग। हमने कहा हमें लगाने दो, द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन एनर्जी एनीमोर, हम रिन्यूएबल्स लगा देंगे, द इंडस्ट्री विल पुट अप रिन्यूएबल्स, जस्ट लेट अस यूज योर ट्रांसमिशन। तो हम आपके ट्रांसमिशन से कनेक्ट करेंगे और आप एक व्हीलिंग चार्ज ले लो, या उसका आप समझो रेंट फॉर यूजिंग योर ट्रांसमिशन। तो वो जैसा मैंने कहा, वो पीओएस को फेल करने का था ना, उन्होंने रेट ऊपर कर दिया। ये यहाँ वहाँ इन्होंने वो जो आपके वो जो थे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उन्होंने ऐसे रेट दे दिया जो बिजली से भी महंगा रेट था ट्रांसमिशन का दे दिया। तो ये चीज़ें हैं विच नीड टू बी फास्ट ट्रैक। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू जस्ट टेल द ब्यूरोक्रेट्स एंड पीपल बाई गेट आउट ऑफ द वे, ये इंटरनेशनल 1-1.5 सेंट का व्हीलिंग चार्ज होता है, इनको लगाने दें। बिकॉज आपका फ्यूल इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा जो आपके करंट अकाउंट में मारता है, बिकॉज फ्यूल ही आ रहा है ना, आपका ऑयल आता है, कोल आता है, बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं, इफ यू पुट अप रिन्यूएबल्स, वो भी खत्म हो जाएगा, बिजनेस पैसे लगाएगा, एंड वी विल बी कंपेटिटिव। ये 16 सेंट का देते हैं, इफ आई कैन पुट अप विंड, आई कैन पुट इट अप एट मे बी 7-7.5 सेंट्स, उस पर 1.5 सेंट लगा दें तो मुझे 9-9.5 सेंट पे बिजली मिल जाती है अपने फैक्ट्री। So then I'm competitive with the region. तो एक्सपोर्टर विंस, गवर्नमेंट विंस, आपका करंट अकाउंट बेहतर होता है। तो दीज सॉल्यूशंस आर देयर, बट वही पॉलिटिकल विल और एक पुश चाहिए उनके तरफ से। तब तो एज ऑफ नाउ अगर हम इस साइकिल से निकलते हैं और वापस अपना फिस्कल प्रॉब्लम हल करते हैं, तो करंट अकाउंट प्रॉब्लम में हम खड़े होंगे दोबारा, या ऐसी एवेन्यूज हैं कि जिसके वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई होगी? I think there's definitely ways. एक तो जैसा I said, if we fix these things, automatically export बढ़ेगा. Then जैसे इनका जो इंडस्ट्री है IT, this is growing very very fast. I mean ये off the radar है because अभी छोटा है, but the way it's growing is very very fast. I think it's gone up. I mean last month's figure कितना $300 million था आसिफ or something like that. एक महीने में नंबर आया। मगर उसमें मैं आप ही से फिर जाना चाहूँगा फिर सबके आईटी के हवाले से भी बहुत लंबे अरसे से हम दावे सुन रहे हैं पाकिस्तान। कुछ फर्म्स हैं, आपकी फर्म है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मगर ओवरऑल एक बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं है पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री का, जो कि इंडिया का है। इंडिया की बढ़ती चली गई, मल्टीप्लाई होती चली गई। तो ये इस दफ़ा भी कोई होप की जा सकती है कि जब हम इस क्राइसिस से निकलेंगे तो आईटी का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? देखिए, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आई जस्ट वांट टू बिल्ड अपॉन व्हाट जो रियाद ने कहा कि हमारे पास जो सबसे बड़ी कमी है वो डेटा की, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री का भी है ना, उसका भी फैक्चुअल डेटा मौजूद नहीं। फ्री आईटी की सोर्सेज क्या हैं एक्सपोर्ट की, राइट? एक्सपोर्ट की सोर्स है हम जैसी कंपनीज, जो आप कहें कि 10,000 कंपनीज हैं, आप जितने भी नंबर कह लें, कोई आपके पास एक नंबर है, राइट? फिर आप कोई इंडस्ट्री का है कि कितने लोग हैं इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप एक जगह से बात करेंगे तो कहेंगे कि 6 लाख लोग हैं। अगर 6 लाख लोग आईटी प्रोफेशनल हों, जो हमारी कहते हैं नंबर, राइट, $1 बिलियन को आईटी एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 25,000 से 30,000 अच्छा इंजीनियर चाहिए, राइट? $1 बिलियन कॉल सेंटर या बीपीओ, $1 बिलियन कॉल सेंटर या बीपीओ के लिए आपको 1 लाख बंदा चाहिए, राइट? ये फैक्ट है, राइट? दिस इज नंबर्स डोंट चेंज।
मैं सिर्फ अभी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई इनोवेशन कर दी और हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, वो एक अलग है। इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स इनोवेशन के मल्टीपल्स बड़े फ़र्क होते हैं, वो बहुत सारे डॉलर्स आते हैं। बट अगर हम प्योर सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात करें तो उसका डेटा हमारे पास, हमें एक्शन लेने के लिए, ये मैं काफ़ी अरसे से बहुत सारे फोरम्स पे मैं बोल चुका हूँ कि आईटी एक्सपोर्ट का कंपोजिशन क्या है। एक आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट है, एक बीपी और कॉल सेंटर है, एक जो टेलीकॉम के मिनट्स यूज़ होते हैं वो भी आईटी एक्सपोर्ट में क्लब हो जाते हैं, राइट। जो टेलीकॉम कंपनी उसको भी आईटी एक्सपोर्ट का पार्ट बना देते हैं, हालांकि वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इस तरह नहीं है। और फिर आपको एक्शन लेने हर चीज़ के लिए, देखिए ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है, आपको हर चीज़ के लिए पैरेलल चीज़ें चलानी है। आईटी एक्सपोर्टर्स को क्या चाहिए, चलें उसके एक बात कर लेते हैं कि अब देखें, आपने एक बात की शुरू में कि जो नासिर साहब ने भी कहा कि इम्पोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट है। आपने अभी कहा कि इवन टेक्सटाइल इज लाइक, पता नहीं कोई भी परसेंटेज के लिए 50 to 70% इम्पोर्ट करते हैं तो 100%। आईटी वो एक वाहिद सेक्टर है जिसमें शायद 5% हम इम्पोर्ट करते हैं, एक लैपटॉप लेते हैं और कोई सर्वर हमारे क्लाउड से कनेक्ट हो जाते हैं, दैट्स अबाउट इट। हमें तो कुछ, हमारा 90 to 95% ज़्यादातर दिस इज़ व्हाट वी नीड, हमारा तो सारा एक्सपोर्ट है, हाईएस्ट कन्वर्जन। अब उसको हमें चाहिए क्या, हमारे छोटी बड़ी कंपनीज को सबको क्या चाहिए, छोटी कंपनी भी होगी। देखिए, पाकिस्तान को जाके बेचना है, आपको सेल करना है अपने आप को कि वाई पाकिस्तान इन आईटी आउटसोर्सिंग। जब आप मुल्क से, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, आप बेचेंगे कैसे यहाँ से बैठ के अमेरिका में। लोग समझते हैं यहाँ से बैठ के मैं अमेरिका में भी एक्सपोर्ट जनरेट कर लूँ, सऊदी में भी कर लूँ, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी मार्केट्स में जाके, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल तो नहीं है कि सैंपल भेजा और ऑर्डर आ गया, जाके अपने आप को सेल करना है, बाहर की आंखों में आंखें डाल के देखना है कि यार आई विल डिलीवर इट टू यू, डोंट वरी, राइट। तो आप इसके लिए अब इन्वेस्टमेंट चाहिए बाहर ले जाने के लिए, राइट। जो आप अब देखें, मैं आपको दो तरह से मिसाल देते हैं। एक डोमेस्टिक कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी की बात करते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस करती है वो, उसके पास 50 से 100 बंदा है। अब मैं उसको इनकरेज करना चाहता हूँ, तुम बाहर जाओ, तुम इतनी अच्छी सर्विसेज यहाँ दे रहे हो, जाके एक्सपोर्ट करो। कहेगा सर मुझे $1 लाख तो चाहिए बाहर, ताकि मैं 2-3 बंदे हायर कर सकूँ, एक छोटा सा दफ्तर ले लूँ, राइट, ताकि मेरे एक्सपेंसेस हो। आप वो पैसे इस मुल्क से नहीं ले जा सकते। मेरे पास कितनी छोटी कंपनीज भी आती हैं कि वो स्ट्रगल कर रही हैं, उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं, बट वो स्ट्रगल कर रही हैं। दे ऑलवेज थिंक यार अब जुगाड़ से हम कुछ कर लें वहाँ बैठ के, राइट। तो जब आप, बड़ी कंपनियों को क्या प्रॉब्लम है, ये छोटी कंपनियों को बहुत सारी बेतहाशा प्रॉब्लम। बड़ी कंपनियों को क्या प्रॉब्लम है कि ज़ाहिर है हमें ग्रो करने के लिए एक्विजिशंस करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, और अपनी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, एक्सपेंस नहीं करना। एक्सपेंसेस अलाउ, आप जितना आप चाहें एक्सपेंस कर लें, इनवॉइस इधर उधर कर दें, वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं प्रॉपर जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो अलाउ नहीं आता। तो जब आप यूँ समझें कि हमारा रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट है, तो हमें भी 20-25% अलाउ की जाए, जो भी परसेंटेज हम एग्री कर लें, वो बगैर क्वेश्चन आस्क। अगर इन्वेस्टमेंट छोटी कंपनियों को भी करने दें, बड़ी कंपनियों को करने दें, वो जाके बिजनेस लेके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे, वहाँ बैठेंगे, सेटअप बनाएंगे, एंड यू मेजर देम कि भाई आपने ये लेके गया, आप क्या लेके आए मुल्क में, आप परफॉर्मेंस बेस्ड कर दें, कुछ भी कर दें। लेकिन आई थिंक ये हर्डल, अगर आप चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि आप फॉरेन डायरेक्ट, हमारे पास डॉलर नहीं है, हम नहीं भेजने देंगे। टेक्सटाइल वाले भले इंपोर्ट कर लें, दूसरी सेक्टर वाले, लेकिन आईटी वाले ये इन्वेस्टमेंट नहीं ले जा सकते। Doesn't make sense. ये बहुत बड़ा important problem है. But before we switch completely over to this, I'd just like to finish 2 other quick points. एक तो जो है हमारा जो regional जो bilateral trade agreements है, they also have to be revisited because they're huge problems. आपने आपके country की access दे दी है, जापान आके गाड़ियाँ बेच रहा है, कोरिया आके सब कुछ यहाँ बेच रहा है, सेल फोन्स, गाड़ियाँ बेच रहा है, वो आपसे क्या ले रहे हैं? What did you negotiate in return? कि वो आपसे क्या लेंगे? वो कुछ भी नहीं ले रहे आपसे। हमारे पास कुछ ऐसा कंपैरेटिव है कि हम उन्हें बेच सकते हैं? Of course we can. There's lots. I mean खाना भी हो सकता है, टेक्सटाइल भी हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, स्टील हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, बट वी शुड हैव नेगोशिएटेड। जब आप जैसा चाइना में वॉलमार्ट या इंडिया में जाता है वॉलमार्ट, वो कहते हैं कि ठीक है वी विल लेट यू कम इनटू आवर मार्केट, मगर आप 50% गुड्स यहाँ से सोर्स करोगे, तो वो पूरा उनका इकोनॉमी चल जाता है। वो नेगोशिएशन के टैक्टिक्स होते हैं। हमारे नेगोशिएशंस इतने वीक थे दैट वी गेव अप एवरीथिंग, और उन्होंने आके पूरा हमारा मार्केट ले लिया 200 मिलियन 250 मिलियन लोग का, और हमें कुछ नहीं मिला उस तरफ। और शाहजहां ये इस वक्त कॉस्ट की जो बात हो रही थी, कॉस्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी की जो बात करते हैं, उसमें आई थिंक केयरटेकर एनर्जी मिनिस्टर ने एक प्रेजेंटेशन दी कि हम 13 सेंट वाली एनर्जी जो है 9 सेंट पे ला सकते हैं जी। और उसका सारा उन्होंने कहा ये इसके अंदर कोई एडिशनल सब्सिडी वगैरह का इशू नहीं होगा, सिर्फ जो क्रॉस सब्सिडी है वो हम विड्रॉ आप कर लें।
तो अब आप इसकी वजह से हमारा सारा एक्सपोर्ट जो है इनकॉम्पिटिटिव हो रहा है। फिर दूसरी छोटी छोटी बात मैं आपको बताऊं कि ये एक्सेल लोड का इशू आया। अब एक्सेल लोड ये सीमेंट और स्टील जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे अपना एक्सपोर्ट कर रही थी, वो एक्सेल लोड उन पर का जो चार्ज लग गया तो वो उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया। इसी तरह उन्होंने अब वो जो आउटसोर्स किया है पोर्ट का, वो पोर्ट ने चार्जेस बढ़ा दिए, तो वो आप यानी इंटरनेशनल मार्केट में सीमेंट और स्टील का एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो गया। तो वो हो रहा था अच्छे खासा। तो ये ऐसे जब एक्शन होते हैं तो उसमें जो है वो देखा जाना चाहिए कोई एक्सपोर्ट को, तो आप एक्सेल लोड को एक्सपोर्ट के लिए जो है वो कम से कम जो है वो एग्जेम्प्ट कर दें। आप इनके साथ नेगोशिएट करें, नए जिनको आपने पोर्ट दिया हुआ है कि भाई आप ये एक्सपोर्ट वालों को जो है वो इससे आप एग्जेम्प्ट रखेंगे, उससे आप नहीं बढ़ाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब ये है कि डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई सुनने वाला नहीं है कि वो जो राइट डिसीजन ले और इन चीज़ों को जो है वो ठीक करे। अली तब्बा साहब की तरफ जाते हैं। अली तब्बा साहब, आप बताइएगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वक्त तो हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ एंड देन करंट अकाउंट सरप्लस 1 महीने का हमने देखा है, मगर ये पॉसिबल है कि इन्फ्लेशन नीचे आए, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, फिर हम कम से कम ग्रोथ का सोचें और करंट अकाउंट क्राइसिस में ना खड़े हों? कोई एक्सपोर्ट के ऐसे एवेन्यूज नजर आते हैं आपको? देखिए, एक्सपोर्ट में जो क्विक जो आपके पास गेन है या जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो अवेलेबल है आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और एग्रीकल्चर साइड पे। मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा अनकम्पैरेटिव हो गई। इसके बाद में बात करते हैं इसकी वजूहत क्या है कि हम पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज क्यों हमारी अनकम्पैरेटिव हो गई है। तो हमें जो जिसमें प्लांट मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, आईटी में प्लांट मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। सर्विस इंडस्ट्री में भी आपको मैन पावर की ज़रूरत है, और एग्रीकल्चर में आपको अपनी आउटपुट बेहतर करनी है और आपको अपनी जो यील्ड्स हैं, जो क्रॉप की जो यील्ड्स हैं उसको बेहतर करनी है, ताकि आपकी जो पैदावार है उसमें इजाफा हो। राजा कि हम देखें कि जमीन का रकबा बढ़ा के हम पैदावार बड़ी करें, वो पॉसिबल है, पर साथ साथ जो सीड्स की डेवलपमेंट और जो यील्ड्स बेहतर करनी है और वाटर पानी का जो मैनेजमेंट है वो ठीक करना है। तो ये क्विक गेन्स है, ये हम 1-2 सालों में इसको बहुत अच्छी तरीके से इस इन एरियाज में ग्रोथ ला सकते हैं, और ये सारी वो चीजें जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो नजर आ रहा है कि चले अगर लेट्स से कि हम एक अजम्पशन लेते हैं कि दुनिया में कमोडिटीज क्रैश हो जाती है, तेल की कीमत दोबारा से $60 पर आ जाती है, आपके पास एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस क्रिएट हो जाता है, तो आप एक एक्सपेंशनरी मोड पे जा सकते हैं। लेकिन जो नजर नहीं आ रहा मुझे, तो हमें तो अपने जो हदूद है उसी में रहना पड़ेगा, जो हमारे हालात हैं उसी में हमें ऑपरेट करना होगा। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी मेरे ख्याल में तो मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में अगले साल 2 साल। और जैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स को और अपनी जो डॉलर अर्निंग है, चाहे वो आप एक्सपोर्ट्स के थ्रू करें, रेमिटेंस के थ्रू करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें, ये जब तक आप इसको तकरीबन 70 से 80 बिलियन डॉलर पे लेके नहीं आते, आप कोई पाकिस्तान में एक्सपेंशनरी पॉलिसी या मेजर्स ला ही नहीं सकते। आप अमीर को सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो आप ये इसका एक डॉलर है वो काफी सारे मसाइल एड्रेस कर सकता है पाकिस्तान की पोस्ट बढ़ाने के लिए, सारे नहीं लेकिन काफी हद तक। तो उसको आप पीछे हट के देखें ना, जिस साल मैं पैदा हुआ था डॉलर $14 का था, 10 साल बाद डॉलर $36 का था, 10 साल बाद डॉलर $60-62 का था। कंसिस्टेंटली एवरी डेकेड द रुपी लूजेज 90% ऑफ इट्स वैल्यू, और पिछले एक डेकेड के अंदर उसका भी डबल लूज हुई है वैल्यू। तो हमें, आप मुझसे अग्री ना करें, जो कि अक्सर लोग और ले पर्सन को समझ नहीं आती, वो परेशान होते हैं कि आज डॉलर 500 पे हो गया तो क्या होगा। आप मुझसे अग्री ना करें, लेकिन आप 40 साल के डेटा को पीछे हट के देखें तो मेरे नज़दीक, और जब आपने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, पैराडॉक्सिकली वो और बढ़ा है बाद में। तो आप एक जिस तरह की एक कहीं गैस का प्रेशर बिल्ड हो रहा है, आपने उसको रोका, डेटा में जो मैक्सिमम डिप्रिसिएशन आई है ऑलमोस्ट 100%। अच्छा, दूसरी चीज, एक्सपोर्ट में प्रोपोर्शनल इजाफा नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहाँ ये $100 से $300 हो गया, मैं उसका जवाब दूंगा, तो जो है कम हो गया, कहाँ बढ़ा है हम ये फॉर्मूला तो कभी हमने देखा ही नहीं किया पाकिस्तान में। बिल्कुल सही सवाल है इसका। देखें, एक तरीका ये होता है कि आप चीज़ को सस्टेन्ड इतदाल के साथ, बयाना रवि के साथ आप पॉलिसियाँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक सिमत में लेके जा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने पहले ये अदील मलिक साहब ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हैं, उनका स्टडी है, 2013 के अंदर हमने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी सिग्निफिकेंटली बढ़ाई, 2018 में हमने मज़ीद बढ़ाई, यानी दोनों माजी की हुकूमतों ने अपने टेन्योर के स्टार्ट के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ाई। हमने एक प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है। प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल क्या कर रहा है, मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल की सब्सिडी की ज़फ़र भाई ने बात की,
वर्ल्ड बैंक की एविडेंस है, रिपोर्ट है 2022 की, बहुत उन्होंने डिटेल के अंदर इस बात में गए कि टेक्सटाइल के अंदर जिस टॉपिक को हमने सब्सिडाइज किया उसके अंदर एक्सपोर्ट बढ़ी है, जिसको नहीं किया वो घटी है। यानी देयर हैज़ बीन अ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट विद इन द इंडस्ट्री कि जिसके अंदर वो सब्सिडी हंटिंग ग्रोथ थी, ना कि सॉर्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ। इसका देखिए, आप अगर ये चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप पीछे हट के देखें, चाइना ने क्या किया। चाइना ने 10 साल तक इतनी अपनी करेंसी को सस्ता रखा हुआ था कि अमेरिका जो परेशान होकर उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्रिएट। हम इनसे सीख क्यों नहीं सकते हैं? अगर आप हंगामी हालत के अंदर कुछ भी करेंगे तो जिस तरह आरिफ साहब कह रहे हैं, उस वक्त के ऊपर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्टर, मैं आप जाके छोटे एक्सपोर्टर से बात करें, एक्सपोर्टर परेशान है। लेकिन हमने अच्छा, दूसरी चीज़, हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने इतना इन्फ्लेशन है ये, सर मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन इन्फ्लेशन देखिए, लोग जो मर गए हैं ये इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन है ना। सर मैं इसका जवाब है ये, मैं इसका जवाब असल में तो आईएमएफ भी पाकिस्तान के साथ फ्लेक्सिबल हुआ है। मैं इसका जवाब, हमें पूरी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। मुझे जवाब दें, मैं पूरी इसका जवाब देता हूं। देखें, इंपोर्ट कितना है हमारा, 18% है ना, तो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर एक्सचेंज रेट का एक हद तक तो असर है। लेकिन अगर आप, और मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप 500 पे ले जाएं डॉलर को, ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता रिलेटिवली अपनी एक्सचेंज रेट को आपको जाना पड़ेगा। ये जो हम परेशान होकर बैठ जाते हैं ना कि आज 240 पर आना चाहिए, 340 पे चला गया तो क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यू नहीं रखना चाहिए रुपए को। मगर ये जो डायरेक्ट लिंक है इन्फ्लेशन के साथ चीजें होती हैं, इस वक्त जो हमने हिस्टोरिक इन्फ्लेशन देखा है उसमें रुपी डिप्रिसिएशन का बहुत बड़ा किरदार था, हर पैसे छापने का भी था, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का भी था। हर चीज़ को करने का ना एक वक्त होता है। जब आप हंगामी हालत में हैं तो आप एक्सचेंज रेट को ख़राब नहीं कर सकते। जब आपके लीनियंट ईयर्स चल रहे हैं, जैसा कि 2013 से 2017 का पीरियड था, उसके बाद मज़ीद 2020 और 21 का टाइम पीरियड था, उसके अंदर हमें डॉलर को आहिस्ता आहिस्ता पुश करना चाहिए था। सेकेंड चीज़ ये, नाउ भी आप समझते हैं करना चाहिए, हमें इस वक्त पे रियल के हिसाब से एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है। हम ग्रेजुअली उस तरफ जाएं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज 2-3% की एडजस्टमेंट आप कह रहे हैं इस वक्त भी करनी चाहिए। अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से आप कह रहे हैं 1.2 और 3 है। बिल्कुल, देखें आप आपके पास एक अप्रोच की बात है तो एक्सेप्टेबल है। 5-7% हम अपनी प्रोजेक्शन में डालते हैं सालाना, लेकिन ये सालाना, लेकिन इससे ज्यादा जो है ये अभी तो जो हो गया इसको मैं आई थिंक सिर्फ ये करूँ। देखें आप क्योंकि ये सवाल है मेरे ख्याल में, अब क्योंकि हम रियलिस्टिकली बात करें 3 साल का IMF प्रोग्राम होगा। अब आइडियली IMF भी इंसिस्ट करेगा और हमें करना भी चाहिए, और हमने इसके फल देख लिए कि करंट अकाउंट या तो सरप्लस हो आइडियली या बहुत ही कम हो। हमने पिछले साल जो करंट अकाउंट जिस तरीके से भी रोका, या करेंसी एडजस्टमेंट के थ्रू या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, अब उसका फ़ायदा ये हुआ है जो शायद लोगों को नहीं पता हो। 2 साल पहले जो IMF की रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि अगले 3 साल में पाकिस्तान को $75 बिलियन की डेट रीपेमेंट करनी है। ठीक है, अब पिछले 1-2 साल में हमने डेट रीपे भी किया, अपनी इकोनॉमी को श्रिंक किया, रिजर्व को नीचे किया। अब IMF की रिपोर्ट कह रही है कि अगले 3 साल में हमें $50 बिलियन देने हैं। तो हमें, और जिस तरह आरिफ साहब ने कहा कि हमारा जो डेट क्रिएट होता है, एक्सटर्नल डेट, वो क्रिएट ही करंट अकाउंट से होता है। तो आइडियली हमें अगले 3 साल में समहाउ या एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर या इंपोर्ट कम करके करंट अकाउंट को या तो ज़ीरो करना है या मैक्सिमम 1% ऑफ GDP करना है, जो इस साल भी हमने किया है। अब उसमें ये आर्गूमेंट ज़रूर है कि करेंसी से क्या होता है क्या नहीं होता, बट करेंसी से के गिरने से एक्सपोर्ट तो नहीं शायद बढ़ी पाकिस्तान में, मगर इंपोर्ट ज़रूर कम हुई है। तो अब हम चाहें ना चाहें IMF शायद आपको ये इंसिस्ट करेगा, और मेरे ख्याल में जब हम स्टेबल करेंसी कहते हैं तो उसका मतलब होता है 5 से 10%, क्योंकि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान के ट्रेडिंग पार्टनर का है, तो 5 से 10% रियल टाइम में, शायद अली भी यही कह रहे हैं कि 5 से 10% सालाना होना चाहिए। मगर ये तो जर्क आते हैं 80%, 70%, ये जो है इसकी रिपरकशन बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर उसकी रिपरकशन पहले तो जिसको हम कहते हैं फर्स्ट राउंड, जो आप जो इशारा कर रहे हैं, मगर पिछले 12 महीने में तो नहीं हुई ना करेंसी डेप्रिसिएशन, तो सेकंड राउंड इम्पैक्ट भी उसका फिर आता है। इसके बावजूद हमारी महंगाई 25% है। तो मेरा ख्याल है कि शायद एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा 3 साल में नहीं बढ़े। अगर हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स हुकूमत को सपोर्ट करनी है तो जिस तरह आसिफ ने कहा वो है टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपका कन्वर्जन 80-90% है। टेक्सटाइल में कोई कहता है 30%, कोई कर रहा है 40%, कोई कर रहा है 50%। और हमने देखा भी 2022 की जो एक्सपोर्ट 32 अरब थी, वो इसलिए थी कि 80 अरब का इंपोर्ट था। जब आप करेंसी को आर्टिफिशियली रोकेंगे, इंपोर्ट्स को खोल देंगे, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाती हैं।
अगले 3 साल तक। एक मिनट ईच बचा है प्राइवेटाइजेशन पर बात करने के लिए, क्योंकि हमने ज़्यादा बात कर ली है फिस्कल पर और करंट अकाउंट पर। तो प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट को हर किस्म के बिजनेस से बाहर निकलना चाहिए, पीआईए से गोइंग फॉरवर्ड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, दीगर कंपनी, सबसे बाहर निकलना चाहिए। तो देखें, इस पे तो आपको प्रॉबेबली कंसेंसस मिलेगा शाहजेब ऑन इट, बट पॉइंट एक मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगा कि प्रेफरेंस जो है जब एसओई आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमें प्रेफरेंस में ये देखना चाहिए अगर लोकल पार्टी बाय करती है तो वो हमारी फिर फ्यूचर एफसीवाई आउटफ्लोज नहीं आएंगी। तो आई थिंक ये ज़रा सा जो भी सेक्टर्स हैं उसमें देखना चाहिए, बिकॉज क्वाइट ब्रीफली गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ बनाए, गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स बनाए, प्राइवेट सेक्टर, और यहाँ पे चाइना की भी बात हुई थी पहले कि जी वो कैंटन लेवल के ऊपर जो है एम्पावर्ड होता है ग्रुप। इसी तरह ये जो प्राइवेट एंटरप्राइज चीज़ें कर सकता है, इनोवेशन ला सकता है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनका डिज़ायर है, वो स्टेट जो है वो मगर आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करें, ज़्यादा फोकस पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर पे करें, अगर उनको प्रेफरेंस दें। और देखें, एफडीआई उस वक्त सक्सेसफुल होती है, जेन्युइन एफडीआई जो आती है, अगर कोई टेम्पररी आर्बिट्राज सीख कर रहा है वो पैसे लेके आएगा और फिर वो एक जग के साथ ले जाएगा, देन यू आर इन अ बिगर प्रॉब्लम, जो हमने थाईलैंड और कुछ जगहों में 20 साल पहले देखा था, 25 साल पहले, कि देयर इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। सो हमें वो इन्वेस्टर्स देखने हैं who are looking at Pakistan's population, the 5th most population, the youngest population, कि जी यहाँ मिडिल क्लास अब ये बढ़ाएंगे, रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, so they feel this is a good place to invest and sell their products. मैं क्विकली जफर मुस्तफा आपका भी ओपिनियन चाहूंगा। प्राइवेटाइजेशन पे तो जाहिर सही कह रहे हैं, सबका कंसेंसस होगा, मगर फॉरेन पार्टीज आए, totally convinced. There are two things that we need to be very careful about, and हमें उसको जरा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो पहली बात ये है कि आपके जो रेगुलेटर हैं वो बहुत तगड़े होने चाहिए, जो आपने कंपनीज प्राइवेटाइज करनी, तो आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको एम्पावर करें और मार्केट से लोग लें उनके लिए। until unless you do that, privatization will have a negative effect. Let me just warn you, शाहजेब साहब, यहाँ इजिप्ट में और मेक्सिको में उन्होंने जब प्राइवेटाइजेशन की है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आया है। वो स्टेट से मोनोपोली निकल के प्राइवेट सेक्टर में चली गई, और मेक्सिको में जिन साहब ने वो टेलीकॉम खरीदी थी, इट बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट, नो बेनिफिट सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस, बल्कि वर्ल्ड बैंक कार्लोस या सिम्स। So the other वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो 26% प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, 15% कॉस्ट कम हुई है, बट जो उसका सोशल इम्पैक्ट है वो मिक्स्ड है। सो वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि हम जो रेगुलेटर हैं वो बहुत तगड़े होने चाहिए, और बाज़ औक़ात ऐसी एंटिटीज़ है कि जहाँ रेगुलेटर है ही नहीं। फॉर एग्जांपल एविएशन में रेगुलेटर नहीं है, आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं पीआईए, बट आपको पहले रेगुलेटर सेट करना है, जो हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है बाय द वे। और अगर आपने ईएनपी सेक्टर में कल को प्राइवेटाइजेशन में जाना है तो पहले रेगुलेटर बनाइए। ईएनपी सेक्टर में कोई रेगुलेटर नहीं है, ओजीडीसी का कोई रेगुलेटर नहीं है, गवर्नमेंट खुद इसको रेगुलेट करती है। यू नीड टू हैव अ सेपरेट रेगुलेटर। सेकेंड थिंग, जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं, और वो नासिर जो कह रहे थे, जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं ऑफ द प्राइवेट पार्टी, तो आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि वो वैल्यू ऐड करेगा आके, चाहे वो फॉरेन हो या लोकल हो। आई एम रियली इंडिफरेंट अबाउट इट। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं जरा नासिर से डिफर करूंगा, मैं तो कहूँगा फॉरेन ज़रूर आए, बिकॉज वो अपने साथ बहुत सारी वैल्यू एडिशन लेके आता है। बट हैविंग सेड दैट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो आ रहा है इन्वेस्टर, वो वैल्यू लेके आए पाकिस्तान के लिए, वो रेंट सीकिंग ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइवेट इक्विटी को एक यूटिलिटी दे देंगे तो या वो प्राइवेट इक्विटी बैठ जाएगी या यूटिलिटी बैठ जाएगी, जो हमने देखा भी है केस के अंदर। सो प्लीज़ हमें ये दो चीज़ों का ख्याल रखना। आगे साहब देखिए, एक तो मैं पिछले उसके सिलसिले में एक दो जुमले बोलूँगा कि हमने वो रेमिटेंसेस पे बहुत जो है कम जोर दिया। आई थिंक रेमिटेंसेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरास बाहर हैं, उनकी एनुअल इनकम इज़ इन एक्सेस ऑफ $60 बिलियन। वो मुश्किल से 25, 26, 27 बिलियन डॉलर यहाँ भेजते हैं, और बाकी वो इन्वेस्टमेंट के लिए इधर उधर कहीं करते हैं, पाकिस्तान को नहीं देखते। तो आई थिंक सबसे बड़ा पोटेंशियल
क्विक जिसका आपको जो है रिटर्न मिल सकता है वो रेमिटेंसेस हैं, तो उस पर जो है वो प्राइवेटाइजेशन में मैं समझता हूँ सब बेच देना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इसलिए कि जो टोटल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नंबर्स जो है ये बताया कि वो 19 ट्रिलियन रुपीस के एसओईज एसेट्स वो ऑन करते हैं। अब इस पे उनको यील्ड मिल रहा है वो 1% मिलता है। हम 20% पे गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है और 1% उन पे कमा रही है, तो 19% का नेगेटिव आर्बिट्राज दे रही है। तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए कि ये 19 ट्रिलियन पे जो 18-20% का डिफरेंस 4 ट्रिलियन रुपीस साल का बनता है। तो आप 4 ट्रिलियन रोज नुकसान करते हैं ना, जो हमने पहले उसमें कहा था कि 500,000 बिलियन नुकसान करते हैं, वो तो इसके अलावा है। लेकिन आप जो नेगेटिव आर्बिट्राज की कॉस्ट अपने ऊपर ले रहे हैं वो आप जो है वो 4 ट्रिलियन रुपीस साल का ले रहे हैं। तो आप इसको बेचो, बेच के जो है फिर वो इसके रेगुलेटर भी बनते रहेंगे। ये टेलीकॉम तो सक्सेसफुल रहा, वो तो उनके जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको फायदा ही हुआ है। पहले तो जो है वो गवर्नमेंट में होता था, कंपेटिटिव मार्केट डेवलप हुई। हाँ, कंपेटिटिव मार्केट डेवलप हुई, तो उसको जो है ये सारा इससे गवर्नमेंट को हर उससे निकल जाना चाहिए। और इसमें हम तो चूंकि प्राइवेटाइजेशन में हमने किया, एक कंपनी जिसको हम लेते थे वो गवर्नमेंट में बेहतरीन, वो कहते बहुत अच्छा चलती है, तो वो 80 करोड़ प्रॉफिट करती थी साल का। जब हमने लिया तो दूसरे साल में वो 8 बिलियन रुपीस हमने प्रॉफिट किया। तो वो उसी चीज़ में उसी दाम पे, कोई दाम वाम भी नहीं किया था वो उस पर जो है। तो मेरा मतलब ये है कि ये इसके डिफरेंस होता है। आसिफ पीर साहब कुछ जी, आई थिंक मैं तो अपने कुलीग से इस पर एग्री करूँगा कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज़ एनेबलर, राइट। तो उनका काम है एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना और एसओईज जितने भी हैं उनको कम्पेटिटिव बनाना। बट आई वुड लाइक टू ऐड, ये जो 1 मिनट आप दे रहे हैं कि जो लास्ट टॉपिक पे कि बेसिकली आई थिंक हम जो ज़ियाद ने कहा कि हम नेगोशिएट नहीं करते जब बाहर से कंपनीज एमएनसीज यहाँ काम कर रही हैं, राइट। आसान लो हैंगिंग फ्रूट क्या है कि अपनी वो सर्विसेज आईटी की हों या अकाउंटिंग की हों या वो कॉल सेंटर की हों, यहाँ आउटसोर्स करें। जब आप नेगोशिएट करते हैं उनके साथ कि वो यहाँ के काम करती हैं और पैसा बना रही हैं, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान, हाउ कैन वी, ये क्विक फिक्सेस हैं। लेकिन जब वो एमएनसीज मुझे काम देगी तो मेरी केस स्टडी बनेगी कि फलानी कंपनी कोक is outsourcing, has set up the global shared services in Pakistan. Microsoft has done this. हम जो भी एग्जाम्पल ले लें, यूनिलीवर, ये सब, बट उनको इंसेंटिवाइज करना है कि वो जब आप नेगोशिएशन करते हैं, जब आप उनके अगर वो एक्सपोर्ट करके फ़र्ज़ करें 1000 लोगों की जॉब्स क्रिएट करते हैं अच्छी वाली वाइट कॉलर की और बहुत सारे पैसे मुल्क में लेके आते हैं, तो दे हैव इंसेंटिवाइज दैट। और जिस तरह आपका दूसरा है जो मैं आरिफ साहब से थोड़ा सा रेमिटेंस का, ऑफ कोर्स हमारे लिए ये नेगेटिव है। जब आप कहते हैं कि जिस तरह आप सऊदी अरब ने 2 दिन पहले ऐलान किया है कि $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एआई में, तो वो टैलेंट कहाँ से हंट करेंगे दुनिया से? पाकिस्तान इज़ अ ईजी पिकिंग, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट ईजीली माइग्रेट होना चाहता है उस मुल्कों में, राइट। तो वो अच्छा प्लग इन करके ले जाएंगे। वो जब वो ले जाते हैं हमारा टैलेंट, तो वो उसकी यील्ड है 1/10, वो यहाँ पर पैसा 10% ही भेजेगा क्योंकि अपनी फैमिली को ले जाता है। वो तो बहुत पैसे कमाते हैं ना, राइट। जो तो वो इतना रेमिटेंस में यील्ड नहीं आता। हमारी जॉब क्रिएशन, हमें वो लोग यहाँ चाहिए, यहाँ रिटेन करने हैं, हमें उनको कंपेटिटिव बनाना है, हमें जॉब्स यहाँ क्रिएट करनी है, हमें एक्सपोर्ट चाहे वो एमएनसी से हों चाहे वो G2G की हों। हमारी सऊदी अरब से हमारी जितनी, मैं बहुत दफ़ा स्ट्रेस कर चुका हूँ, सऊदी अरब से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, राइट। वी ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम बैक एंड फोर्थ। बट हमारी आईटी एक्सपोर्ट शाज़ेब कितनी है सऊदी अरब से? सिर्फ $30 मिलियन या $35 मिलियन। बस जी सर क्विकली, बिल्कुल मुझे प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जाने दो। देखिए 2 क्विक थिंग्स। एक तो आई जस्ट वांट टू आंसर दैट थिंग, ये जो आरिफ साहब ने भी कहा, इन्होंने भी कहा था अबाउट द करेंसी, दैट व्हेन द करेंसी डीवैल्यूज व्हाई डजंट द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गो अप? इट्स वेरी सिंपल। 8 साल 7 साल आप एक करेंसी को पकड़ के रखें and it's so overvalued, the textile company starts losing money for 7 years. The debt increases like crazy. The first 3 years it's going to make a profit, it's going to pay off the debt. It can't go into expansion all of a sudden. But he's right, if there's continuity of policy, और textile को पता है कि हर साल, like Arif Bhai is also saying, एक अमाउंट होना चाहिए, जो भी क्रीपिंग जो कहते हैं ना, डिवैल्यूएशन 5% 7% जो सबको एक्सेप्टेबल है, बट देन लेट दैट हैपन कंटिन्यूसली। ये नहीं करो कि 8 साल रोको और फिर एक झटके में 70 दे दो। उसमें ना हमारा फायदा होता है ना इकोनॉमी का होता है, एवरीबडी लूजेस। सो आई थिंक दिस इज द मैसेज वी आर ऑल गिविंग, दैट 5 to 7% एक होना चाहिए। वन अदर थिंग इन ओवरऑल रेवेन्यू इज विच नो वन टॉक्स अबाउट, हाउ कैन दिस कंट्री सडनली हैव ह्यूज रेवेन्यू? यहाँ जो औरत है घर पे जो बैठे हैं उनको काम पे लगाओ, इंसेंटिवाइज करो। द होल फीमेल वर्क फोर्स
workforce is basically unemployed. That's a huge thing. And if you double the household income, आपके इतने problems आपके solve हो जाएंगे. उनका rental बेचारों का जो bill है, utilities है, खाना है, nutrition है. So we should really incentivize women's employment across Pakistan. ये एक चीज़ है जो super important है. On SOEs, one thing I'd only like to say, like I think they've also all said, try to keep it local, because जो पैसे मुल्क में रहेंगे, यहाँ ही grow होंगे, everything will happen. बाहर से अगर एक कंपनी आके ले लेगी, they'll want to buy at a discount. और अभी हर कुछ डिस्काउंट पे. अभी आप आरिफ भाई से पूछे, द स्टॉक मार्केट इज स्टिल नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट इट वाज इन 2017 और 18. उस टाइम पे $100 बिलियन प्लस था. और अभी आई थिंक इवन आफ्टर दिस ह्यूज थिंग, ये तो पॉइंट्स में कह रहे हैं, डॉलर में स्टिल बहुत कम है. आई थिंक उसका 1/3 है अभी. यही मैं कह रहा हूँ. तो आई एम जस्ट सेइंग कि पीपल विल कम नाउ टू बाय योर कंपनीज एट अ वेरी चीप रेट, एंड देन वंस इट्स प्रॉफिटेबल सब पैसा बाहर चले जाएगा. तो गिव इट टू पाकिस्तान. देखिए, प्राइवेटाइजेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि काबिलियत आती है मुकाबले से, और इसको आपको कंपटीशन, उस कंपटीशन को आप डिज़ाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से. चाइना ने मिसाल के तौर पे अपनी कंपनियों को प्राइवेटाइज नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर ये इन्फोर्समेंट की, और विद इन अ सेक्टर, जैसा चाइना में मेरे ख्याल में 20 हैं रेलवे कंपनीज, रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उनको आपस में कम्पिटिटिव बिडिंग के अंदर लेकर आए, जिससे बहुत बिगाड़ जो है वो उधर ही दुरुस्त हो जाता है. दूसरी तरफ जो रशिया का एक्सपीरियंस था वो प्राइवेटाइजेशन में बहुत ख़राब था. उन्होंने चंद लोग चुने और उन पार्टीज़ को कंपनीज पकड़ाई और वो ओलिगार्क्स बन गए. तो वो नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, ये जो डिबेट हो रही है कि हमें फॉरेनर को लेकर आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए. अगर आप डॉलर को डिवैल्यू करें भाई, तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमें आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए. कोई झटकों में नहीं, काम कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर हम डिवैल्यू कर रहे हैं तो वो रेमिटेंसेस का बोझ हमारे ऊपर कम हो जाएगा. बाहर से रेमिटेंसेस ज़्यादा आएंगी, और हमारी लिटरेचर के अंदर पूरी दुनिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इम्पैक्ट ग्रोथ के ऊपर आता है वो बेहतर होता है, क्योंकि वो हमें चीज़ें सिखाते हैं, नए तरीके सिखाते हैं काम करने के. सो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो सिर्फ लोकल होगी. जी, मेरे ख्याल में आई थिंक शाहज़ेब भाई, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, परसेप्शन हमारा बहुत प्राइवेटाइजेशन का पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. लोग समझते हैं कि ये हमारे असासे हैं, स्ट्रैटेजिक हैं, ये नहीं बेचना चाहिए. और ये कहा जाता है कि कुछ लोगों को कि सिर्फ लॉस मेकिंग बेचनी चाहिए. मेरा ख्याल में तो अक्रॉस द बोर्ड हुकूमत को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए. और अगर कोई प्रॉफिटेबल जो 20 साल पहले था उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, और अगर आज बेचा जाएगा तो वो असासे फ़रोख्त नहीं किए जाएंगे, उसके एक अगेंस्ट $1 भी आएगा. मगर इन सब के लिए एक चीज़ इसको शायद हमने हाईलाइट नहीं की कि प्राइवेटाइजेशन में भी इन्वेस्टर जब आएगा जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी. पिछले 6-7 साल में हमने 4-5 प्राइम मिनिस्टर, 6-7 फाइनेंस मिनिस्टर देखे हैं. ये देखते हुए शायद प्राइवेटाइजेशन अगर हुकूमत करना भी चाहे तो उसको बाहर नहीं मिलेगा. हमें कम से कम 2-3 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हु इज़ रूलिंग द इकोनॉमी को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, तो फिर जाके प्राइवेटाइजेशन में. और अली तबस साहब का भी मौक़िफ़ इस पर जानना चाहूँगा. जी तबस साहब, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी जो आपकी कंपनीज हैं, PIA आपका लॉस में, रेलवे आपका लॉस में, डिस्कोज आपके लॉसेस में, जो पोटेंशियल है आपकी जो गैस SSGC, SNGPL, उन सब में बहुत पोटेंशियल है कि वो टर्न अराउंड हो के वो प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं. उनका जो कंट्रीब्यूशन है मईशत में, वो भी उसमें इजाफा हो सकता है. वो जब मुमकिन है जब गवर्नमेंट सीरियस है कि वाकई में इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है. अब नजर आ रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन को करना चाहते हैं, PIA को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं. बट मैंने जो देखा है ना शाहज़ेब साहब, के पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दी जाती जो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देते हैं. आई डोंट नो फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्यों इतनी ज्यादा तरजीह दी जाती है कंपेयर टू लोकल इन्वेस्टर्स. और अगर लोकल इन्वेस्टर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकता है, बाहर से फॉरेन एक्विटी रेज कर सकता है, डेट रेज कर सकता है. लेकिन हमारा एक माइंडसेट आई थिंक अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट है कि बस वो गोरा आएगा वही सही कर सकता है, जो हमारी कैपेबिलिटी कैपेसिटी वो नहीं है. तो आई थिंक वो माइंडसेट को चेंज करना होगा. पाकिस्तानी बिजनेसेस अगर कोई एसेट खरीदते हैं पाकिस्तान में तो फायदा पाकिस्तान को है ना. इसकी जो भी रिटेन अर्निंग्स है, जो भी मुनाफा है, वो तो पाकिस्तान में रहेगा, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा. जो मुनाफा करेंगे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे. गोरा जो प्रॉफिट लेके जाता है तो वो तो पाकिस्तान में दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो जो नफा लेके वो कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट करता है. तो हमें आई बिलीव टॉप लेवल पे इस तरह की रियलाइजेशन होनी चाहिए. वैसे बड़ी आप बात है तबस साहब, बहुत शुक्रिया. आप तमाम पैनल बहुत शुक्रिया.
आपका शुक्रिया कि आपने 3 घंटे तक ये ट्रांसमिशन देखी। ये जो तमाम लोग हैं ये अपने अपने एरियाज़ में कामयाब तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, अपनी अपनी इंडस्ट्री में, अपनी अपनी कंपनीज़ में कामयाब हैं। क्या ये कह रहे हैं कि हुकूमत कर नहीं सकती है? नहीं, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं हुकूमत कर सकती है। क्या ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है? कह रहे हैं हुकूमत के पास कैपेसिटी है। क्या ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास डेटा नहीं है? ये कह रहे हैं हुकूमत के पास डेटा भी है। हुकूमत को विल चाहिए, इन्फोर्समेंट करनी है। और क्या ये सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक और मौका हो सकता है? नहीं, ये नहीं कह रहे। ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है और हुकूमत को करना है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो आखिरी मौका पाकिस्तान के लिए कर डालो। याद, अल्लाह हाफ़िज़।